हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक पीरियड। ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हम मेनली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जो वैदिक पीरियड है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, अर्ली वैदिक एंड देन लेटर वैदिक। अर्ली एंड लेटर, इन दोनों का जो लिटरेरी पार्ट है वो भी कवर करेंगे, लिटरेचर वाला पार्ट, और उसके बाद सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये सभी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दीज टू टाइम पीरियड। इसके बाद इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे जैसे उपवेदास हो गए और वेदांग सिस्टम हो गया, और उसके अलावा जो फिलोसफिकल पार्ट है, फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी, ठीक है, वो इसी में कवर करेंगे, वेदांत जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो षड दर्शन ये फिलॉसफी में आ जाएगा, और उसके बाद वेदांत के डिफरेंट कैटेगरीज हम इसी में कवर करेंगे। और जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ये जो दोनों पार्ट है, फिलॉसफी और वेदांत, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन आता है मेनली। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा, जैसे कोई एक फिलॉसफी हो गई और फिलॉसफी के साथ उसके प्रोपाउंडर। और अगर हम बात करें सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है इनसे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सो एक मिनट रुकिए। वैदिक पीरियड। तो सबसे पहले हम वैदिक इस टर्म को समझेंगे। ठीक है। वैदिक पीरियड और ये टर्म। सो वैदिक पीरियड मीन्स related with the Vedas, the period of Vedas. सो अब अगर हम किसी एक टाइम पीरियड को, किसी एक टाइमलाइन को, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नाम से अगर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसका मतलब उस टाइम पीरियड में इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा होगा। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें वेदास का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इस पूरे टाइम पीरियड में वैदिक कल्चर को पढ़ा जाता है, और इसीलिए इसको वैदिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है। अब वैदिक पीरियड, तो ये वेदा से रिलेटेड है। तो वेदा क्या होता है? तो ये जो वेद है, ये शब्द विद रूट से बना है, ये संस्कृत रूट विद से बना है, जिसका मतलब है टू नो। ठीक है, टू नो। सो वेदा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट विद, विच मीन्स टू नो। सो द वैदिक पीरियड इज कंप्लीटली डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। अब जो पूरा वैदिक पीरियड है, ये जो पूरी टाइमलाइन है, इस पूरी टाइमलाइन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसका अर्ली फेज वेदास का, और दूसरा इसका लेटर फेज। ठीक है। सो अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है? इट रेंजेस फ्रॉम 1500 BCE टू 1000 BCE। और इस टाइम पीरियड में कौन से वेद का कंपाइलेशन हुआ था? ऋग्वेद वाज कंपाइल्ड इन दिस पीरियड। ठीक है। इसको हम ऋग्वेदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली वैदिक पीरियड, इट इज ऑल्सो नॉन एज ऋग्वेदिक पीरियड। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ। देन लेटर वैदिक पीरियड, इट रेंजेस फ्रॉम 1000 टू 600 BCE। और इसमें कंपाइलेशन किसका हुआ? जो जो वेदास बच गए, कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है। सो इन तीनों को हम लेटर वेदास भी बोलते हैं। लेटर वेदास, ये अर्ली वेदा, ऋग्वेदा अर्लीस्ट वेद ऋग्वेद, और ये लेटर वेदास। सो दीज वेदास वर कंपाइल्ड बाय आर्यंस। ठीक है। इनका कंपाइलेशन किसने किया? आर्यंस ने किया। चलो, अब ये जो वेदास हैं, इन्हीं के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं। ये जो वेदास हैं, इनसे रिलेटेड 2 टर्म आती हैं। एक आता है श्रुति, श्रुति, और एक होता है संहिता। ठीक है। श्रुति का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा कंपाइलेशन जिसको प्रोनाउंस किया जाए, जिसे बोला जाए ओरली, है ना, और उसको याद किया जाए, सुना जाए। ठीक है, उसे सुना जाए। तो श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनना,
टू हियर। और इस क्योंकि ये जो वेद हैं इनका कंपाइलेशन कोई रिटन कंपाइलेशन नहीं था, ओरल कंपाइलेशन था, इसीलिए इनको संहितास कहा जाता है। ठीक है, सो ये हो गए श्रुति कहें या फिर संहितास कहते हैं इनको। बाद में लेटर वैदिक पीरियड में एक और टाइप का लिटरेचर डेवलप हुआ था जिसे कहा जाता था स्मृति। स्मृति, ठीक है। और जो स्मृति शास्त्र है इसका मतलब है कि ये ऐसा शास्त्र है जो मतलब ऐसा लिटरेचर जिसको मेमोराइज किया जाए। स्मृति का मतलब जिसे दिमाग में रखा जाए और उसको आगे फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है, तो श्रुति मतलब टू हियर एंड स्मृति मीन्स टू मेमोराइज। और वेदास का कंपाइलेशन ओरल कंपाइलेशन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दीज वेदास आर नोन एज संहितास। क्लियर। और इनका कंपाइलेशन किया किसने? आर्यंस ने। अब आर्यंस के बारे में जान लेते हैं। हु वर दे? हु वर आर्यंस? तो आर्यंस एंशियंट पीपल का एक ग्रुप था, ठीक है, कम्युनिटी कह सकते हैं, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलते थे। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, ठीक है। और इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? इनकी लैंग्वेज थी संस्कृत। बेसिकली जो इंडियन आर्यंस थे, जो इंडियन आर्यंस थे उनकी लैंग्वेज की हम बात करें तो उनकी लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत लैंग्वेज थी। और ये जो इंडियन आर्यंस थे इन्हीं के लिए हम ये भी कहते हैं इंडियन ईरानियन। क्लियर? इंडियन ईरानियन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जब आए थे तो ईरान से होते हुए इंडिया की तरफ आए, तो ईरान और इंडिया का जो लिटरेचर है उसमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, सिमिलैरिटीज़। सो ये जो आर्यंस थे ये इंडिया में कहाँ पे इनका सेटलमेंट हुआ? तो जो लोकेशन थी उसको कहा जाता है सप्त संधा प्रदेश। अगर प्रेजेंट डे में अगर मैप के अकॉर्डिंग बताया जाए तो ये पाकिस्तान और इंडिया का जो पंजाब वाला रीजन है वो रीजन आ जाएगा, पाकिस्तान एंड इंडिया। बेसिकली इंडिया का कौन सा पार्ट? नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, पंजाब रीजन, पंजाब रीजन, ठीक है। सो इस पूरी स्लाइड में याद क्या क्या रखना है? इसमें याद रखना है कि ये तो संस्कृत रूट विद से बना है, इसका मीनिंग है टू नो। उसके बाद 2 कैटेगरीज में इस पूरे टाइम पीरियड को डिवाइड किया गया है, एक अर्ली वैदिक और दूसरा लेटर वैदिक। सो एक ऋग्वेद है अर्ली वैदिक फेज में, और जो बाकी के 3 वेदास हैं दे वर कंपाइल्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, कंपाइलेशन आर्यंस ने किया, उनकी संस्कृत लैंग्वेज थी और सप्त संधव प्रदेश में वो सेटल हुए इंडिया में। ठीक है, अब जो सप्त संधव प्रदेश है, सप्त संधव मीन्स 7 रिवर्स। ठीक है, 7 रिवर्स। ये जो 7 रिवर्स हैं ऋग्वेद में इनके नाम मेंशन है। सो हम यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे बनाई है हमने, जो ऋग्वेदिक नेम और प्रेजेंट नेम दोनों की है। तो यहाँ से मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो ये रिवर्स कौन कौन सी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है सिंधु, जिसे इंडस के नाम से जाना जाता है। फिर है सरस्वती, जिसे घग्गर हकरा रीजन कहा जाता है। ठीक है, वितस्ता, ये है झेलम। अस्किनी, ये चिनाब रिवर है। उसके बाद परुष्णी रिवर, परुष्णी रिवर ये रावी है। और ये इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में जो 10 किंग्स की बैटल के बारे में जो जिक्र होता है, 10 राजन ने, है ना, वो जो बैटल हुई थी वो परुष्णी रिवर के पास हुई थी, ये रावी पर। ठीक है, उसके बाद विपाशा, ये ब्यास रिवर है। और शतुद्री, सो ये है सतलज रिवर। ठीक है, सो हियर आर दी 7 रिवर्स। इस इन्हीं 7 रिवर्स के एरियाज में जो इंडो आर्यंस थे वो रहे, बेसिकली ये वाला रीजन। ठीक है, तो अर्ली वैदिक फेज में जो अर्ली पीरियड था उसमें यही लोकेशन थी आर्यंस की। अर्ली वैदिक में लोकेशन कौन सी थी? ये पंजाब वाला जो रीजन है ये अर्ली फेज है। इसके बाद लेटर वैदिक फेज में क्या हुआ? लेटर वैदिक फेज में आयरन जो मेटल है उसका यूज़ होना शुरू हो गया, और आयरन मेटल का जैसे जैसे यूज़ हुआ वैसे वैसे ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न इंडिया की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो गया, सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। तो ये लेटर वैदिक फेज में है, ये लेटर फेज हो गया, ये अर्ली फेज हो गया। अर्ली फेज में एकदम पंजाब वाला जो एरिया पड़ता है, सप्त संधव रिवर वाला जो एरिया पड़ता है, ये यहाँ पे सेटलमेंट था। और ये लेटर वैदिक पीरियड का सेटलमेंट है जो
गंगा यमुना वाले रीजन में पड़ता है, ठीक है, गंगेटिक प्लेन की तरफ, ये गंगेटिक प्लेन हो गया, प्लेन रीजन, और ये सप्त संधव रीजन, तो दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब इस लोकेशन को याद रखना, इन सेटलमेंट को याद रखना, मैप एकदम माइंड में रखना। जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो ये वाला एरिया आपके माइंड में होना चाहिए। लेटर वैदिक की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि मूवमेंट इनका ईस्टर्न इंडिया की तरफ हुआ धीरे धीरे, और फिर ईस्टर्न इंडिया के बाद डेक्कन रीजन तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वैदिक लिटरेचर की। एक टर्म आती है वैदिक लिटरेचर, और यहाँ से PYQ भी आप देखोगे, चाहे UPSC देखो, PCS देखो, कोई भी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि वैदिक लिटरेचर का सीक्वेंस पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वेदास, ब्राह्मण्स, आरण्यकास एंड उपनिषद्स, ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर में ये 4 कैटेगरी ही आती है, ये ध्यान रखना, ये 4 कैटेगरी ही आती है, और इसी सीक्वेंस में आती है। सबसे पहले वेदास, फिर ब्राह्मण्स, फिर आरण्यकास एंड देन उपनिषद्स, और ये 4 ये जो 4 हैं, चारों ही लिटरेचर हैं, ठीक है। ब्राह्मणस ये भी लिटरेचर है, टेक्स्ट है ये भी, ठीक है, ब्राह्मण टेक्स्ट। तो जो वेदास हैं, तो हर वेद के कुछ न कुछ ब्राह्मण लिटरेचर रहे। तो पहले इन चारों का मतलब समझ लेते हैं कि वेद का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण्स क्या होते हैं, आरण्यक लिटरेचर क्या है, उपनिषद्स क्या हैं, ठीक है। सो वेदास का मतलब ये है कि ऐसे लिटरेचर जो कि क्या हो, कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स या कलेक्शन ऑफ वैदिक मंत्रास। तो वेदों में कलेक्शन है, मंत्रों का कलेक्शन है, ये वैदिक हाइम्स का कलेक्शन है। और ये जो वैदिक हाइम्स होती हैं, ये क्या हैं, ये हमारे सराउंडिंग में पूरा जो यूनिवर्स हमें दिखाई देता है, जो पूरा नेचर हमें दिखाई देता है, उस नेचर को अट्रैक्ट करने के लिए, उस नेचर को जैसे कहते हैं ना मैनिफेस्ट करने के लिए, इसकी प्रेज में कुछ मंत्रास का कंपाइलेशन किया है, मंत्र बनाए हैं। और ये जो मंत्र हैं, ठीक है, जो वैदिक मंत्र हैं, ये क्या हैं, वैदिक मंत्र बनाएंगे तो क्या होगा भाई, वर्ड्स आपस में कनेक्ट किए जाएंगे। और ये जब चैंटिंग होती है, इन वैदिक मंत्रों को जब चैंट किया जाता है, तो इससे साउंड वेव क्रिएट होती है, इट क्रिएट्स साउंड वेव्स, ठीक है। और ये जो ध्वनि, ये जो साउंड वेव क्रिएट होती है, ये उस पर्टिकुलर नेचुरल फोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो नेचुरल एनर्जी है, जो नेचुरल फोर्स है, उस नेचुरल फोर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपका नाम लेके कोई बुलाएगा तो आप तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि इन्होंने, जो वैदिक जो पीपल थे, उनकी नॉलेज इतनी शार्प थी, इतना बहुत ही रिसर्च वगैरह करके उन्होंने क्या किया था, ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं, नेचुरल एनर्जी है, इस नेचुरल एनर्जी को अट्रैक्ट करना इन्होंने सीखा, ठीक है। सो वेदों में क्या है, वेदों में इन नेचुरल फोर्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए कुछ मंत्र बनाए। अब ये जो मंत्र हैं वेदास में, जो है चारों वेदों में, ये संस्कृत एकदम क्लिष्ट जो संस्कृत होती है ना, एकदम जो जैसे कहते हैं कि बहुत ही टफ, बहुत कुछ ही ऐसे लोग जो बहुत एक्सपर्ट होते थे, बहुत हाई लेवल के स्कॉलर्स होते थे, वही उस लेवल की संस्कृत को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, उस लेवल की चैंटिंग कर सकते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, उनके बाद, वेदास के बाद, वेदों को ईजिली या ईजी लैंग्वेज में समझने के लिए, या फिर उनका ईजी डिस्क्रिप्शन हम कहें, ठीक है, जैसे गाइड बुक होती है, उस तरीके से वेदों की ही गाइड बुक के फॉर्म में ब्राह्मण लिटरेचर तैयार हुआ, ठीक है। सो हर वेद के लिए कुछ ब्राह्मण लिटरेचर या ब्राह्मण टेक्स्ट तैयार किए गए। जैसे मान लीजिए ऋग्वेद के लिए हम कहें ऐत्रेय और कौशिक की, मतलब अगर ऋग्वेद को समझना हो, पढ़ना हो, है ना, तो क्या किया जाए, सीधे सीधे ऋग्वेद को पढ़ना अगर पॉसिबल नहीं लग रहा, टफ लग रहा है, तो ऐत्रेय और कौशिकी को पढ़ के समझ के आप ऋग्वेद को समझ सकते हो। सिमिलरली सामवेद का जो
ब्राह्मण लिटरेचर है दैट इज जैमिनीय। यजुर्वेद का ब्राह्मण लिटरेचर है शतपथ एंड तैत्तिरीय। अथर्ववेद का ब्राह्मण लिटरेचर है गोपथ। ठीक है, एक बार फिर से याद करो इसे अभी तुरंत। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी, सामवेद का जैमिनीय, यजुर्वेद का शतपथ एंड तैत्तिरीय और अथर्ववेद का गोपथ। ठीक है, सो ब्राह्मण टेक्स्ट क्या है? वेदों का ही इजी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, या गाइड बुक एक तरीके से। अब आ जाते हैं आरण्यक वाले पार्ट पर। तो आरण्यकास क्या है? ये भी लिटरेरी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है। ये कैसा टेक्स्ट है? तो अब समझना कि जो भी लिटरेचर डेवलप हो रहा है इस पूरे वैदिक पीरियड में, वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुआ। तो जो वेदों में जो मंत्र वगैरह कंपाइल कर दिए गए, उन मंत्रों को या उन वैदिक हाइम्स को और ज़्यादा एफिशिएंटली कैसे यूज किया जाए, फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ वैदिक मंत्रास, जो उस टाइम के जो स्कॉलर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे? वो जाते थे आरण्यकाज में। तो ये जो वैदिक लिटरेचर है आरण्यक, इसका नाम पड़ा आरण्यकाज के नाम पर। और आरण्यक का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, आरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, सो वो क्या करते थे? एकांत, एकदम पीसफुल प्लेस हो, एकांत जगह हो, फॉरेस्ट वाला रीजन, और वहां पे जाके रिसर्च करना, रिसर्च अबाउट दीज मंत्रास। ठीक है, और इस रिसर्च करके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने क्या पता लगाया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए एंड देन दे गॉट टू नो कि इन मंत्रों का किस टाइम पर, किस डायरेक्शन में, है ना, किस इंटेंशन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए, इसकी चैंटिंग की जाए कि ये जो वैदिक मंत्र है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देखने को मिले। ठीक है, सो आरण्यकास क्या है? ये फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट रीजन में तैयार किया गया लिटरेरी टेक्स्ट है। ठीक है, अब क्या हुआ? आरण्यकास में जब ये रिसर्च वर्क चल रहा था ऑन दीज मंत्रास वैदिक हाइम्स, तो इसमें एक चीज़ और ऐड होने लगी। यहीं से एक थॉट यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो गया। अ थॉट, किस टाइप का थॉट? कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड द गॉड, कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। ठीक है, ह्यूमन एंड गॉड। ठीक, तो यहां से धीरे धीरे ये थॉट जनरेट हुआ। लेकिन मेनली किस पर वर्क किया गया है? कि ये जो वैदिक मंत्रास हैं इनको किस तरीके से एफिशिएंटली यूज किया जाए। तो आरण्यकास में ये लिटरेरी टेक्स्ट डेवलप हुआ। बहुत सारे आरण्यक लिटरेचर हैं, इन वेदों से जुड़े हुए बहुत सारे आरण्यक लिटरेचर हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं उपनिषद्स पर। ठीक है, अब जब ये 3 तरह के लिटरेचर डेवलप हो गए थे तो क्या बच गया था? अब बच गया था ये क्वेश्चन और ये थॉट कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द गॉड एंड द ह्यूमंस। ठीक है भाई, ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं जिनको हम गॉड बोल रहे हैं, डेटीज बोल रहे हैं, तो जब भी हम इनको प्रोवोक करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो व्हाई डिड दे कम? क्यों हमारी विश फुलफिल करते हैं वो? सो व्हाट इज द कनेक्शन? ठीक है, वो कहते हैं ना, एनर्जी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही है, तो ह्यूमन सोल अट्रैक्ट कर रही है सुप्रीम सोल को। तो सुप्रीम सोल क्यों आ रही है? क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? ठीक है, तो जब इस थॉट पर जब बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, जब इस पे बात होने लगी, जब क्वेश्चंस राइज होने लगे, तो जो सीख रहे थे इन चीज़ों को, जिनके मन में ये क्वेश्चन आए, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? अपने गुरु, अपने जो टीचर्स थे, अपने जो गुरु थे मेनली, है ना, जो और भी जो सीनियर स्कॉलर्स थे, उनसे ये क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। ठीक है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द सुप्रीम सोल एंड द ह्यूमन सोल। और इसी वजह से इसका जो नाम है, इस लिटरेरी टेक्स्ट का नाम है, वो क्या पड़ा? उपनिषद। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? कि सिटिंग नियर द फीट ऑफ गुरु टू गेट द नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज लेने के लिए अपने गुरु के समीप बैठना, और जो नॉलेज अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द सुप्रीम सोल एंड द ह्यूमन सोल, इसी को कहते हैं फिलोसफिकल क्वेश्चंस।
ठीक है, इसको कहते हैं फिलोसफिकल क्वेश्चन, कि अब लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगी और उन्होंने कनेक्शन ढूंढना शुरू कर दिया। तो उपनिषद में क्या आ जाता है, इसमें फिलॉसफी आती है। तो जो इन तीनों में है, वेदास, ब्राह्मणास और आरण्यकास, इन तीनों के पीछे की जो फिलॉसफी है वो कहाँ पर है, उपनिषद में है। तो यहाँ पे ये 4 वैदिक लिटरेचर हो गए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। सीक्वेंस याद रखना, यही सीक्वेंस होगा, ठीक है, इसी सीक्वेंस में अरेंज करना है। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ से आ जाते हैं। तो एक स्टेटमेंट बिल्कुल आपको याद रखनी है। मान लीजिए चारों ऑप्शन दे दिया है ना, और क्वेश्चन ये दे दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट फिलॉसफी ऑफ वेदास, फिलॉसफी ऑफ वेदा, और यही 4 ऑप्शन दे दिए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद, तो आपका आंसर होगा उपनिषद। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम ये जो 4 वेद हमने डिस्कस किए, 4 वेद को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास कंपाइल्ड इन, अच्छा ये रिपीट हो गया, कंपाइल्ड इन द प्रेज ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, और ऋग्वेद किससे बना है, ऋग बना है ऋग से और वेदा से। तो वेदा मीन्स नॉलेज एंड ऋग का मतलब होता है प्रेज या वैदिक हाइम्स। ठीक है, तो ऋग्वेद में वो वैदिक मंत्र हैं जो किसके जिनको कंपाइल क्यों किया गया है, इन द प्रेज ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ दीज नेचुरल गॉड्स और नेचुरल फोर्सेस। ये जो ऋग्वेद है इसको क्या कहा जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ संस्कृत एंड इंडियन आर्यंस लिटरेचर। ठीक है, इंडियन आर्यंस लिटरेचर, तो इंडियन आर्यंस जो थे उनका अर्लीस्ट लिटरेचर है ऋग्वेद, और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ संस्कृत भी है। ठीक है, इट हैज सिमिलैरिटीज विद ईरान्स अर्लीस्ट बुक ज़ेंद अवेस्ता। तो ईरान की भी जो अर्लीस्ट बुक है उसका नाम है ज़ेंद अवेस्ता। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अर्लीस्ट बुक हो गई ऋग्वेद, ऐसे ही ईरान की अर्लीस्ट बुक है ज़ेंद अवेस्ता। दोनों में सिमिलैरिटीज हैं कुछ। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तो इट हैज़ अ कलेक्शन ऑफ अराउंड 10,442 मंत्रास। अब देखो ये जो नंबर है ना, अगर आप इसको ऐसे सर्च करने जाओगे तो ये नंबर वेरी करता है, हर जगह आपको हो सकता है कुछ अलग अलग नंबर यहाँ पे मिले, मंत्र अलग अलग नंबर वहाँ पे मिले। कुछ लोग 10,500 बोलते हैं, लेकिन आप इसको मानना, अगर ऑप्शन में ये दिया हो तो इसी को करेक्ट आप मानोगे। ठीक है, उसके बाद ये जो 10,442 मंत्राज हैं इनको कैटेगराइज कर दिया सूक्ताज में, सूक्त। ठीक है, और टोटल कितने सूक्त हैं, 1028, और दीज सूक्ताज आर कंपाइल्ड इन 10 मंडलास। 10 मंडलास, इसको ऐसे समझो, मान लीजिए ये एक बुक है, ये हो गया ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये 10 चैप्टर्स या फिर ये कहें कि 10 शॉर्ट बुक्स, ये हो गए इसके मंडल। अब ये जो बुक हैं, छोटी छोटी बुक्स हैं या छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, इनके आ गए टॉपिक्स। तो टॉपिक्स यहाँ पे क्या हो गए, सूक्त, और इन्हीं के सब टॉपिक्स ये हो गए आपके मंत्र। ठीक है, सब टॉपिक्स या फिर फैक्ट्स, तो ये हो गए आपके मंत्रास। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तास हैं एंड 10,442 मंत्रास हैं। अब 10 मंडल्स हैं इसमें। ठीक है, तो क्या हो, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में इसको तैयार किया गया कि एक पूरी प्रॉपर वे में कि हाँ हम ये मंत्र कंपाइल कर रहे हैं, दिस विल बी फर्स्ट मंडल, दिस विल बी सेकंड मंडल, ऐसे सीक्वेंस में नहीं रेडी किया गया। बस वो ओरल कंपाइलेशन होता चला गया और फिर बाद में उसको अरेंज कर दिया। ठीक है, तो जब अरेंजमेंट हुआ तो सबसे लास्ट में जो एडिशन हुआ था वो किसका हुआ था, फर्स्ट मंडल, ठीक है, 8th मंडल एंड 10th मंडल, इनका एडिशन सबसे लास्ट में हुआ। क्लियर, फर्स्ट 8th एंड 10th मंडलास वर एडिड लेटर।
इसके बाद अब देखो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, सेकंड से लेके सेवंथ मंडल। सेकंड से लेके सेवंथ मंडल जो है उनको गोत्र मंडलास कहा जाता है। गोत्र मंडलास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका कंपाइलेशन किसी एक गोत्र के ऋषि या सेंट या स्कॉलर कहो और उन्हीं के सक्सेसर्स ने उसी गोत्र के आगे जो स्कॉलर्स हुए उन्होंने इस मंडल को कंपाइल किया, इसीलिए उस पर्टिकुलर मंडल को उस गोत्र के नाम से जाना गया। ठीक है, तो सेकंड से लेके सेवंथ मंडलास आर कंसिडर्ड एज गोत्र मंडलास। सेवंथ मंडल जो है उस सेवंथ मंडल में शिक्षा सूत्र है। शिक्षा सूत्र, शिक्षा सूत्र में इसको सूक्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या मेंशन किया गया है सेवंथ मंडल में कि शिक्षा का पर्पस क्या है ना, किस पर्पस से शिक्षा दी जाती है, शिक्षा प्रदान करने के कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, फिर उस शिक्षा को कैसे ग्रहण करना है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, सो शिक्षा के ऊपर पूरा ये सेवंथ मंडल में है। देन नाइन्थ मंडल इज डेडिकेटेड टू सोम। नाइन्थ मंडल इज डेडिकेटेड टू सोम। तो यहाँ पे जो सोम है, ये सोम क्या है, तो यहाँ पे सोम दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो सोम एक सोम रस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, जिसे अमृत के नाम से भी जानते हैं, सोम रस या अमृत। ठीक है, और दूसरा हो गया लूनार या फिर मून। ठीक है, तो जो चंद्र है या चंद्रमा है उनके लिए भी सोम वर्ड यूज हुआ है, तो दोनों को डेडिकेटेड है ये नाइन्थ मंडल। ठीक है, देन टेंथ मंडल। टेंथ मंडल जो है, इस टेंथ मंडल में पुरुष सूक्त है एक इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि टेंथ मंडल में सिर्फ ये एक ही सूक्त है। ठीक है, अब देखो मंडल तो 10 हैं और सूक्त कितने हैं, 1028 हैं, तो एक मंडल में बहुत सारे सूक्त होंगे। ठीक है, तो टेंथ मंडल का जो सबसे इंपॉर्टेंट सूक्त है दैट इज पुरुष सूक्त। ठीक है, पुरुष सूक्त में क्या है ये भी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक, तो यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में हमने डिस्कस किया, कितने मंत्र हैं, 10,442 मंत्रास, 1028 सूक्त, 10 मंडल्स। और ये जो मंडल हैं इसमें से फर्स्ट, एट्थ एंड टेंथ ये सबसे लास्ट में जोड़े गए। सेकंड एंड सेवंथ मंडलास आर कंसिडर्ड एज गोत्र मंडलास। सेवंथ मंडल शिक्षा सूत्र है, नाइन्थ मंडल सोम को है डेडिकेटेड, टेंथ मंडल में इंपॉर्टेंट सूक्त है पुरुष सूक्त। ठीक है, और यही पुरुष सूक्त है जब पहली बार वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे एक लाइन आपको क्या ध्यान रखनी है, वर्णा सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पुरुष सूक्त ऑफ 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, सो वर्णा सिस्टम, एक बार रिपीट कर देती हूं कि वर्ण सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पुरुष सूक्त ऑफ 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए इसके। अब जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में जो मंत्रास हैं वो किसी न किसी डेटी को डेडिकेटेड है ना। तो अब इसमें देखना है कि किस कौन कौन से गॉड के लिए कितने मंत्र बनाए गए। ठीक है, तो जितने ज्यादा मंत्र हैं मान के चलिए कि उनका इंपॉर्टेंस तो उतना होगा ही, लेकिन ऋग्वेद के अगर मेजर डेटीज के अगर बारे में या मेजर गॉड्स के बारे में बोला जाए तो ये 4 नाम आपको एक साथ याद करने हैं, इंद्र, मित्र, अग्नि और वरुण, या फिर इंद्र, अग्नि, मित्र और वरुण। ठीक है, इनको एक साथ याद करोगे, इंद्र, अग्नि, मित्र और वरुण। क्लियर। इंद्र के लिए सबसे ज्यादा वैदिक मंत्र बनाए गए, 250 हाइम्स आर देयर फॉर इंद्र। अग्नि के लिए 200, वरुण के लिए 46 एंड मित्र के लिए 28। अब इंद्र जो है वो कौन से गॉड हैं? इंद्र इज द गॉड ऑफ स्टॉर्म्स एंड रेन, या थंडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, थंडर। तो इंद्र इज द गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, थंडर और रेन।
ही इज ऑल्सो नॉन एज पुरंदर. पुरंदर मीन्स गॉड ऑफ वॉर. पुरंदर मीन्स होता है द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज फोर्ट्स. डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, एक सेकेंड, एनिमीज फोर्ट्स, शत्रु के किलों को ध्वस्त करने वाला. डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमीज फोर्ट्स, पुरंदर. इंद्र के लिए ही यूज किया जाता है. देन अग्नि. अग्नि को प्योरेस्ट एलिमेंट कंसीडर किया गया है. अग्नि उस द प्योरेस्ट एलिमेंट, और क्योंकि ये प्योरेस्ट एलिमेंट है ना, गॉड ऑफ फायर, इसीलिए अग्नि एक्टेड एज अ डिवाइन मैसेंजर और मीडिएटर बिटवीन द ह्यूमन सोल एंड द सुप्रीम सोल, दैट इज गॉड. एवरी मंडल और बुक एक्सेप्ट द नाइन्थ मंडल को छोड़ दिया जाए. नाइन्थ मंडल में क्या है बताओ? नाइन्थ मंडल में क्या है अभी पढ़ा? अगर उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जितने भी मंडलाज हैं उन सब की शुरुआत ही अग्नि से जुड़ी हुई जो मंत्र हैं उनसे होती है. ठीक है, तो नाइन्थ मंडल को छोड़कर सभी मंत्रों की शुरुआत ही अग्नि के मंत्र से होती है. उसके बाद वरुण, 46 हाइम्स फॉर हिम. तो ये इनको माना जाता है गॉड और प्रोटेक्टर ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, जिसे कहा जाता है रित. कॉस्मिक ऑर्डर, ये जो पूरा यूनिवर्स है इसका अपना एक ऑर्डर है. उस ऑर्डर को, उस रित को मेंटेन करने का काम है वरुण का. और इनको गॉड ऑफ कॉस्मिक ओशियन भी माना जाता है. हम वाटर भी बोलते हैं इनको. ठीक है, वरुण गॉड ऑफ वाटर. ठीक है, कॉस्मिक ओशियन एंड कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाले. ठीक है, या फिर ये कहें कि जो मोरल ऑर्डर है ऑफ दिस यूनिवर्स उसको मेंटेन करने वाले वरुण देवता. उसके बाद मित्र, ही इज द गॉड ऑफ फ्रेंडशिप एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स. मतलब ये जो गॉड हैं वो हार्मनी क्रिएट करके रखते हैं, सोशल हार्मनी, लोगों में पीसफुल को एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखने वाले हैं. सो इंद्र, मित्र, अग्नि और वरुण, ये 4 नाम याद रखना मेजर गॉड्स में. इनके अलावा और भी गॉड्स हैं जैसे मरुत. मरुत ये इंद्र के सहयोगी हैं, इंद्र के एसोसिएट हैं. ठीक है, 38 टाइम्स है इनके लिए. और जैसे थंडर या फिर स्टॉर्म की बात करते हैं तो उन्हीं से डेडिकेटेड हैं ये. ठीक है, वही हैं ये. उसके बाद सावित्र 11 हाइम्स, रुद्र 4 हाइम्स, वायु देवता 12 हाइम्स. अब देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपसे इनके बारे में ही पूछ लिया जाए किसके लिए कितने मंत्र हैं. हाँ, लेकिन इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, इनसे रिलेटेड कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है किसके लिए कितने मंत्र हैं. तो इंद्र, अग्नि ये तो जरूर याद रखना. और जो सोम है 123 हाइम्स है इनके लिए. ठीक है, और इट रिप्रेजेंटिंग बोथ अ सेक्रेड रिचुअल ड्रिंक एंड अ लूनार डेटी, मून, चंद्रदेव. और 9th मंडल इज डेडिकेटेड टू हिम. तो अभी हमने अग्नि के बारे में जब पढ़ा तो हमने कहा कि 9th मंडल को छोड़कर बाकी सभी मंडल की शुरुआत अग्नि के चैंटिंग से होती है, अग्नि के मंत्रों से होती है. सोम जो है ना ये ठंडा ग्रह माना जाता है, मतलब एक तरीके से ठंडा देव माना जाता है, चंद्र. ठीक है, इसीलिए इनको छोड़कर बाकी सभी में अग्नि से शुरुआत होती है. अब ऋग्वेदिक टाइम पर फीमेल डेइटीज भी रहीं. कौन कौन सी? जैसे उषा, अदिति, रात्रि, वाग, ठीक है, सरस्वती एंड पृथ्वी देवी. तो ये डेइटीज नहीं है. उषा, अदिति, रात्रि, वाग, सरस्वती एंड पृथ्वी. नाउ लेटर वेदास. लेटर वेदास में कौन कौन से हो गए? 3 हो गए, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. तो सामवेद क्या है? सामवेद इज दिस संहिता या सामवेद संहिता इज अ बुक ऑफ प्रेयर्स एंड चैंट्स. बुक ऑफ प्रेयर्स एंड चैंट्स विच आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेदास. तो जो प्रेयर्स, जो चैंट्स ऋग्वेद में हैं, मेजॉरिटी उन्हीं चैंट्स को, उन्हीं वैदिक हाइम्स को लिया हुआ है और उनको मॉडिफाई किया गया है. दे आर मॉडिफाइड एंड सेट टू ट्यून फॉर द एक्सप्लिसिट पर्पज ऑफ सिंगिंग देम ड्यूरिंग द रिचुअल्स. जब भी कोई रिचुअल परफॉर्मेंस होता था, यज्ञ अनुष्ठान होता था, तो उस दौरान उन्हीं मंत्रों को म्यूजिकल टोन के साथ गाने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ सिंगिंग देम. ठीक है, सामवेद आया. तो सामवेद में क्या है?
एक तरीके से म्यूजिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द वैदिक मंत्रास, ठीक है। इट एम्फेसिस ऑन म्यूजिक, ट्यून एंड रिदम, क्लियर। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि आप कोई भी एक बात है उसे सीधे सीधे ऐसे बोल दो एक लाइन में, और कोई भी एक बात है उसे इम्प्रेसिव वे में, पूरा म्यूजिकल वे में जब आप बोलते हो तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, ज़्यादा कनेक्टिव फील होता है उससे। तो इसीलिए ऋग्वेद के बाद फिर सामवेद बना। अब देखो आपको वेदास भी आपस में कनेक्टेड फील होंगे। ऋग्वेद वैदिक मंत्र हो गए, उन्हीं वैदिक मंत्रों को मॉडिफाई कर दिया, म्यूजिकल टोन में सेट कर दिया ताकि वो और इफेक्टिवली वर्क करें। उसके बाद आ गया यजुर्वेद। अब उन्हीं वैदिक मंत्रों को रिचुअल्स के साथ परफॉर्म किया जाए, इसके लिए यजुर्वेद आ गया। रिचुअल का मतलब क्या हो गया, रिचुअल का मतलब हो गया कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करके और यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से फिर डेइटीज का आह्वान किया जाए, डेइटीज को इन्वॉक किया जाए, उनको बुलाया जाए, ठीक है। तो वो ये सब किस में आ गया, यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में क्या है, इट इलेबोरेट्स, एक सेकेंड, सो जो यजुर्वेद है, इट इलेबोरेट द रिचुअल विद अकम्पनिंग द रेसिटेशन ऑफ वैदिक मंत्रास और वैदिक हाइम्स। तो रिचुअल के साथ साथ वैदिक मंत्र, ठीक है। अब सीक्वेंस फॉलो करो, पहले वैदिक मंत्र, फिर म्यूजिकल मॉडिफिकेशन, फिर रिचुअल के साथ मंत्रों का उपयोग, ठीक है। इट डील्स विद फॉर्मूलाज, तो यजुर्वेद में फॉर्मूलाज हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये भी उसमें मेंशन है कि हाउ दीज सेक्रीफाइसेस आर परफॉर्म्ड, किस विधि से उनको परफॉर्म करना है, ये भी है। जो यजुर्वेद है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को ब्लैक यजुर्वेदा और शुक्ल यजुर्वेद को व्हाइट यजुर्वेदा भी बोलते हैं। जैसे मंथली जब हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग उसको पढ़ते हैं तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना, उसी तरीके से शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद होता है, ठीक है। इसमें प्रॉपर यजुर्वेद में प्रॉपर लिखा हुआ है कि कहाँ पे किस तरीके का आपको जो है अग्नि फायर आल्टर बनाना है, अग्नि हवन कुंड बनाना है, कहाँ पे यजमान बैठेंगे, कहाँ पे जो है पुरोहित बैठेंगे, कहाँ यजमान की पत्नी बैठेंगी, इस तरीके से सब उसमें मेंशन किया गया है। कितने तरीके के इसमें अग्नि कुंड बनेंगे, हवन कुंड बनेंगे, ठीक है। तो ये जो 4 वेद हैं, चारों वेदों के 4 प्रीस्ट माने जाते हैं, पुरोहित माने जाते हैं, मतलब 4 वेदों के 4 ज्ञाता, एक्सपर्ट्स। तो कोई भी जो यज्ञ अनुष्ठान होगा, देखना वो चारों वेदों को शामिल करके होता है, क्योंकि उसमें मंत्र चैंटिंग होगा तो ऋग्वेद होगा, म्यूजिकल टोन होगा तो सामवेद होगा, उसमें रिचुअल परफॉर्मेंस होगा तो यजुर्वेद होगा, और अभी अथर्ववेद भी पढ़ लेते हैं। सो अथर्ववेदा, the Samhita contains folk tradition of this period and represent popular religion, ठीक है। It is a good source for understanding about the socio-religious condition of common people. It deals with everyday problem of the people. It contains spells, charms, prayers and folk belief for the objectives of, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो गया, हीलिंग डिजीजेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल स्पिरिट्स, एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, मैरिज, लव, फैमिली एंड सोशल हार्मनी। तो अब देखो, जब भी कोई रिचुअल प्रैक्टिस होती है तो देर उसके पीछे कोई ना कोई एक पर्पस, कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। तो चारों वेद मिल गए ना एक साथ, चारों वेद मिलकर क्या करते हैं, पूरा एक रिचुअल परफॉर्मेंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं उपनिषद्स की। देखो आरण्यकास भी हैं लेकिन उनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे यहाँ पे कहाँ पे आ गए, उपनिषद्स। तो टोटल उपनिषद कितने हैं, 108, ठीक है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद मीन्स सिटिंग नियर द फीट ऑफ गुरु टू गेट नॉलेज। दे वर These Upanishads were created during the 700 और 600 BCE, ठीक है। इस टाइम पीरियड में, मतलब ये कहें कि लेटर वैदिक का भी जो लास्ट फेज चल रहा था, जैसे लेटर वैदिक का हमने टाइम पीरियड क्या देखा, 1000 से लेके 600 BCE का टाइम देखा, तो लेटर वैदिक का भी जो लास्ट फेज है वहां तक, वहां पे जाके उपनिषद का कंपाइलेशन हुआ। दे डिस्क्राइब द वैदिक फिलोसफी, तो उपनिषद्स में क्या है, वैदिक फिलोसफी है उपनिषद्स में।
अब ऐसे तो 108 उपनिषद्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे सारे नहीं, कुछ जो मेजर हैं 3-4 उपनिषद्स, उन्हीं को यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम कौन कौन से पढ़ते हैं यहाँ पे? हम पढ़ेंगे कठ उपनिषद, थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगी कि क्या फिलॉसफी है इनकी। ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट और लिखवाऊंगी आपको, जो इसमें नहीं है मैं लिखवा दूंगी, कि 4 वेद और 4 वेदों के 4 पुरोहित। ठीक है, तो अभी एक बार हम ये उपनिषद कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कठ उपनिषद और ये जो है, सॉरी, उसके बाद हम पुरोहित या प्रीस्ट वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कठ उपनिषद की। कठ उपनिषद डिस्क्राइब्स अबाउट डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ। अब देखो फिलॉसफी कैसे है इसमें। तो कठ उपनिषद में कहा गया, इसमें क्या बताया गया है कि डेथ क्या होती है, मृत्यु क्या होती है, और मृत्यु के बाद जीवन क्या होता है। व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए इसी में एक स्टोरी है। स्टोरी किसकी है? नचिकेता की स्टोरी है, यम एंड नचिकेता। यम मतलब यमराज, ठीक है, जो गॉड ऑफ डेथ बोले जाते हैं, मृत्यु के देवता माने जाते हैं यम, और नचिकेत की कहानी है। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें ये कहा गया है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, क्योंकि मृत्यु का मतलब मोक्ष नहीं होता। डेथ डजंट मीन सेल्वेशन। डेथ का मतलब मोक्ष या सेल्वेशन नहीं होता। किसी भी चीज का ये जो साइकिल चल रहा है इसका एंड नहीं होता, इसका रीबर्थ होगा। ठीक है, और जब तक रीबर्थ नहीं होगा तब तक वो जो सोल है उसी फॉर्म में इसी यूनिवर्स में घूमती रहेगी, इस दुनिया में, इसी लोक में। ठीक है, उसके बाद छांदोग्य, जो छांदोग्य उस उपनिषद है वो सोल को डिस्क्राइब करता है। व्हाट इज सोल, कि आखिर में सोल क्या है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल है, हम उसको उसके एक नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है कि वो जो नाम है, वो नाम इस फिजिकल फॉर्म का है, या वो जो नाम है वो इसके अंदर जो प्राण है, जो सोल है, उसका नाम है ये। ठीक है, क्योंकि अब आप देखो, या आप, मैं, हम कोई भी एक बार थोड़ा सा खुद ही सोच के देखते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, मैं, मेरा नाम पूजा चौहान, तो मैंने क्या कहा? मैं, और मेरा नाम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन? जो बोल रहा है वो। मैं कहती हूँ मेरा मन, मेरी बुद्धि, ठीक है, मेरे कर्मा। ठीक है, तो जो, जैसे हम कहते हैं हम एक तो है ही नहीं, हमारे अंदर सोल अलग है, हमारा मन बुद्धि सब कुछ क्या है, अलग अलग कैटेगरी में वर्क करते हैं। तो सब कुछ इस किससे कनेक्टेड है? क्या सब कुछ फिजिकल फॉर्म से कनेक्टेड है कि सोल से कनेक्टेड है? हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरे हाथ पैर, मतलब किसका? जब शरीर भी उसका तो मतलब किसका? सोल का। नाम भी किसका? सोल का। मन बुद्धि कर्म विचार सब कुछ किसके? सोल के। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि एग्जिस्टेंस, कौन सी ऐसी चीज है जो टेम्परेरी है और कौन सी ऐसी चीज है जो परमानेंट है। सो दैट फिजिकल फॉर्म इज टेम्परेरी एंड देन दैट सोल, दिस इज परमानेंट। सोल, आत्म, जो आत्मा है वो क्या है? अजर और अमर है। ठीक है, ये कभी नहीं मरती। शरीर बदलती है लेकिन इसका एग्जिस्टेंस हमेशा बना रहता है। अब एक बात बताओ, मान लीजिए ये कोई एक पर्टिकुलर सोल है, अभी किसी भी फिजिकल फॉर्म में है, और कुछ सालों के बाद हम ये कहें कि किसी और फॉर्म में चली गई, तो फिजिकल फॉर्म चेंज हो गई लेकिन सोल सेम है। तो एक ही सोल जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगी, एक फिजिकल फॉर्म से दूसरे फिजिकल फॉर्म में जब ट्रेवल करेगी, कुछ तो कैरी करेगी ना। क्या कैरी करेगी? वो ये कैरी करेगी कि इस सोल ने इस फिजिकल फॉर्म में रहते हुए जो कर्मा किए हैं, उन कर्मास का जो रिजल्ट होगा, है ना, उसको, उस कर्म का जो प्रभाव होगा उसको कैरी करेगी, और फिर इस फिजिकल फॉर्म में उस कर्म के प्रभाव को बर्दाश्त करेगी। जो हम बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म, उसमें एक लाइन आती है, वो कहते हैं वी रीप द फ्रूट ऑफ अवर कर्मास। हम अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो जो भी हमारा जन्म होता है वो किस लिए हुआ? यहाँ के जो भी पॉजिटिव नेगेटिव हुए, ठीक है, वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गए। तो जब कैरी फॉरवर्ड हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सिचुएशन मिल गई, है ना।
और हमें ये पावर साथ में मिली कि जैसे यहाँ पे कर्म करने के लिए हमारे पास एक बुद्धि थी, एक कॉन्शियसनेस थी, ठीक है, उसी तरीके से कर्म के प्रभाव से तुम्हारे पास सिचुएशन तो आ गई, लेकिन इस जन्म में भी कर्म करने हैं तुम्हें, तो वो कर्म करके सिचुएशन को बेटर बना सकते हो, ठीक है। सो ये सोल के बारे में डिस्क्रिप्शन छंदोग्य उपनिषद में है। देन वृहदारण्यक, वृहदारण्यक, वृहद आरण्यक, तो ये अब इसमें देखो आरण्यक वर्ड भी जुड़ा हुआ है, तो वृहदारण्यक एक आरण्यक भी है और एक उपनिषद भी है, ठीक है। वृहदारण्यक डिस्क्राइब्स अबाउट द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का मतलब कि जो हमने अभी पढ़ा कि सोल एक फिजिकल फॉर्म को चेंज कर लेती है, दूसरे फिजिकल फॉर्म में पहुंच जाती है, ट्रांसमाइग्रेशन, एंड इट्स इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर, ये इसका कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, फिजिकल फॉर्म का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। जैसे मैं हूं तो मेरी एक सोल है, ये इसकी जर्नी है ना, तो ट्रैवल करके मैं इस फिजिकल फॉर्म में हूं, जिस दिन ये फिजिकल फॉर्म खत्म हो जाएगी तो ये सोल निकल के फिर किसी दूसरे फिजिकल फॉर्म में पहुंच जाएगी, तो ट्रैवल कौन कर रहा है बार बार, दैट सोल इज ट्रैवलिंग, ठीक है, इसी को कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। देन मुंडक उपनिषद, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, इसमें ये समझाया गया है कि जो कर्म हम यहाँ कर रहे हैं, जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो हम उसका आधार क्या होना चाहिए, हमारे कर्म का आधार क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ अवर कर्मा। तो मुंडक उपनिषद हमें सिखाता है कि हमें सही, ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं ना राइट या करेक्ट, या करेक्ट और ट्रुथ, इसको फॉलो करना चाहिए। मतलब एक तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, जो सच है उसको मानना चाहिए, और कभी कभी जो सही है उसको मानना चाहिए, ठीक है। तो जो सच का साथ देता है और जो सही का साथ देता है ना, वो हमेशा जीतेगा ही जीतेगा, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, ठीक है। और इसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय होती है, चाहे वो कितना भी स्ट्रगल कर ले, एट द एंड जो सत्य है वही रहेगा, ठीक है। सो ये उपनिषद्स हैं। ये उपनिषद क्यों इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि इसमें फिलॉसफी, और ये फिलॉसफी हमें ये बताती है कि देखो ये जो लाइफ हमें मिली है ना, इसमें अपनी कैपेबिलिटी का फुलेस्ट यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। जिस फिजिकल फॉर्म में हम हैं, उस फिजिकल फॉर्म में जो हमें काबिलियत मिली है उस कैपेबिलिटी का फुल यूटिलाइजेशन करो, ठीक है, लेकिन अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए। किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है, अच्छे कर्मा करने हैं, कुछ पोजीशन पे पहुंच के भी अच्छे काम करने हैं, तो वो क्या करता है, वो हमें बताता है कि मटीरियलिज्म इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन मटीरियलिज्म के साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हम दो चीज़ों से मिलके बने हैं, एक स्पिरिचुअल, एक फिजिकल फॉर्म, दूसरा स्पिरिचुअलिटी, दैट इज सोल, ठीक है। अब उपनिषद्स की ही फिलॉसफी यहाँ से थोड़ी सी डिस्कस करती हूँ। वैदिक फिलॉसफी का मेन बेसिस क्या है? अकॉर्डिंग टू वैदिक फिलॉसफी, दिस इज द सुप्रीम सोल, ठीक है, एंड हियर ये हो गई सुप्रीम सोल, गॉड, एंड हियर विद ए ह्यूमन सोल, ह्यूमन सोल। सो ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमन सोल है, ये ह्यूमन सोल इसी सुप्रीम सोल का एक पार्ट है। वी आर दी पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम सोल, इसका मतलब इसी का एक अंश हमारे अंदर भी है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग, चाहे किसी भी धर्म के की बात हो रही हो यहाँ पे, ठीक है, सब अपने अपने रिलीजन से अपने अपने उससे कनेक्ट कर सकते हो। कुछ ऐसे विशेष लोग होते हैं, ऐसे स्कॉलर्स, ऐसे मतलब एक्सपर्ट्स लोग होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रही हूँ, कि ऐसा लगता है ये इंसान तो है ही नहीं। कुछ संत ऐसे होते हैं, कुछ स्कॉलर्स ऐसे होते हैं जिनको आप ह्यूमन कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन तो हमने देखा है ना, जो सिर्फ मटेरियलिज्म को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। ह्यूमन के लिमिटेशंस हैं, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, अपनी फैमिली का सोचते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा सोसाइटी का सोच लिया, लेकिन उसमें भी लालच होता है कि सोसाइटी का सोचेंगे थोड़ा नाम हो जाएगा, देश का सोचेंगे और थोड़ा नाम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो सबको इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, संत बन के परिवार को छोड़ देने से क्या क्या फायदा। वो परिवार को छोड़ते नहीं है, वो सारी ह्यूमैनिटी को, सारे ह्यूमन को परिवार बना लेते हैं, इसलिए कोई स्पेशल नहीं बचता,
कोई अपना नहीं बचता, कोई पराया नहीं, सब अपने हो जाते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये कब आता है? ये तब आता है जब रियलिटी समझ में आ जाती है कि व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज टेम्परेरी। तो कुछ ह्यूमन सोल्स अपने अंदर वो अवेयरनेस, वो एनलाइटनमेंट लेकर आती हैं उस सुप्रीम नॉलेज के थ्रू। तो ये जो सुप्रीम सोल वाला जो पार्ट है ना, उनका वो जागृत हो जाता है यहाँ पे। वो जब जागृत हो जाता है तो उस ह्यूमन को हम क्या कह देते हैं, ये तो भाई ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये तो संत है, ये तो भगवान के रूप है। ठीक है, अपने अपने धर्म के हिसाब से आप देख लो। तो हम इनको क्या कहते हैं, ना ना अलग हैं ये ह्यूमंस, हमसे तो बहुत ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो फिलॉसफी क्या कहती है कि वी ऑल आर दी पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम सोल। हम इन्हीं की मैनिफेस्टेशन है, इन्हीं की मैनिफेस्टेशन है। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तो हो गई इनकी इच्छा से। अब यहाँ से यहाँ की जर्नी करना ही ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। जहाँ से आए वहीं जाना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ जाना ही, ऑब्जेक्टिव का मतलब अपने अपना जो ह्यूमन जो फिजिकल फॉर्म मिला है उसमें ऐसा जीवन जीना है कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ बनी रहें जो क्वालिटीज़ यहाँ से मैनिफेस्टेशन के समय थी हमारे अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जब हम ये वापस जाएं यहाँ पे, तो वही प्योर फॉर्म होनी चाहिए हमारी सोल की। ये नहीं है कि बहुत सारा लालच भरा हुआ है, बहुत सारी किसी के लिए नफरत, किसी के लिए गुस्सा, नाराजगी, किसी से जेलसी, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लिबरेशन फ्रॉम दी अटैचमेंट्स। तो जिसके अंदर लिबरेशन फ्रॉम अटैचमेंट हो गया उसकी सोल लिबरेट हो जाती है, और लिबरेट सोल जो होती है उसी को प्योर सोल कहते हैं, और प्योर सोल अपने आप क्या हो जाता है, मुक्त हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में है। बुद्धिज्म की लाइन बोली अभी मैंने, ठीक है, कि जो लिबरेटेड सोल होती है वो प्योर सोल होती है, और प्योर सोल ही लिबरेट वो क्या हो जाती है, फिर उसको निर्वाण मिल जाता है। इसी तरीके से जो हिंदू फिलॉसफी है वो क्या कहती है, वैदिक फिलॉसफी क्या कहती है कि हम उसी की मैनिफेस्टेशन है और हमारा ऑब्जेक्टिव है टू एजिमिलेट इन द सुप्रीम सोल, एजिमिलेशन इन द गॉड। ऐसे ही थोड़ी ना एजिमिलेट हो जाएंगे, इतना सारा लालच भर के गॉड के पास जाएंगे, वहीं से भगा दिया जाएगा हमें, कहेंगे जाओ तुम्हारा दूसरा जन्म देते हैं तुम्हें, दूसरे फिजिकल फॉर्म में जाओ, इस बार अच्छे कर्म करके आना, और इस बार थोड़ा सा लिबरेट होके आना, अटैचमेंट मत करके आना। ठीक है, तो जब तक वो अटैचमेंट रहेगा तब तक रीबर्थ होता रहेगा, और जब लिबरेट सोल हो जाएगी प्योर सोल, तो यहाँ पे वापस हम एजमिलेट हो जाएंगे। ठीक है, ये उपनिषद की थ्योरी है। तो उपनिषद में कठ उपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्यक, मुंडक। कठ उपनिषद में डेथ एंड लाइफ के बारे में, छांदोग्य में व्हाट इज सोल, बृहदारण्यक डिस्क्राइब अबाउट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड इट्स इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर, एंड मुंडक उपनिषद से हमने क्या लिया, सत्यमेव जयते। अच्छा, यहीं पे मैं आपको एक बताने वाली थी कि कौन कौन से जो वेद हैं उन वेदों के कौन कौन से प्रीस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लिख लो उसे, मैं तो स्लाइड चेंज कर दूंगी। तो वेदास एंड देयर पुरोहित्स, वेदास एंड देयर पुरोहित्स। तो सबसे पहले हम किसको रखें, ऋग्वेद से शुरू करते हैं। ठीक है, ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद के जो प्रीस्ट हैं उनको कहा जाता है होत्री। होत्री का मतलब क्या होता है, होत्री मतलब जो इन्वोकर होगा, इन्वोकर मतलब मंत्र चैंटिंग के थ्रू जो उस नेचुरल फोर्स को या गॉड को इन्वोक करता हो, दैट इज नॉन एज होत्री या इन्वोकर। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद के बाद सामवेद। सामवेद मतलब म्यूजिकल टोन में मंत्र चैंटिंग हो गई, तो उनके लिए जो पुरोहित हैं उनको कहा जाता है उदगात्री, उदगात्री। ठीक है, इनके बाद यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं उनको क्या कहा जाता है, लिख लेना आप अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, यजुर्वेद और अथर्व। तो यजुर्वेद के जो
पुरोहित हैं उनको कहा जाता है अध्वर्यु। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में, आपको याद हो जाएगा। अध्वर्यु, ये हो गया उद्गात्री, ठीक है, ये हो गए होत्री, और अथर्ववेद के हैं ब्रह्म, ब्रह्म पुरोहित, ठीक है। अब होत्री हो गए इनवोकर, सामवेद के उद्गात्री हो गए, ये क्या कौन से, जो मंत्र चैंटिंग करेंगे म्यूजिकल टोन में। यजुर्वेद के जो हैं पुरोहित, उनका काम क्या होगा, जो रिचुअल प्रैक्टिस हो रही है, यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो इन्हीं को पता है। तो ये कौन हो गए, एग्जीक्यूटर हो गए। और अथर्ववेद जो हैं, अथर्ववेद जिनके ब्रह्म पुरोहित हैं, ये सुपरवाइजर हैं, ये सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये लिख लेना। अब देखो हमने चारों वेद पढ़ लिए, ब्राह्मण्स जो इंपॉर्टेंट थे वो पढ़ लिए, उपनिषद के बारे में भी पढ़ लिया, आरण्यक क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक सोसाइटी, ठीक है। अब हम दोनों कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, सोसाइटी हो गया, इकोनॉमी हो गया और पॉलिटिकल सिस्टम, इन सभी की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ताकि एक ही बार में आपको वैदिक भी समझ में आ जाए, मतलब अर्ली वैदिक भी समझ में आ जाए, और लेटर वैदिक में क्या चेंज हुआ ये भी समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार ये स्क्रीन पढ़ो, पानी पी लेती हूँ तब तक मैं। चलो शुरू करते हैं सोसाइटी वाला पार्ट। तो 1500 से लेके 1000 BC ये जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी, इसके क्या फीचर हैं। ये जो सोसाइटी थी इसका नेचर था ट्राइबल नेचर, ठीक है। और ट्राइब जो होती है, मैंने आपको मॉडर्न के टाइम पे भी एक बार इसके बारे में बताया था कि ट्राइब जो होती है उसमें कंबाइन ऑनरशिप होती है, कंबाइन ऑनरशिप होती है, ठीक है, सब मिल के रहते हैं। तो कंबाइन ऑनरशिप होगी, इसका मतलब इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी, समान सोसाइटी, समाज होगा एक जैसा। वर्ण सिस्टम वॉज फ्लूइड, मतलब वर्ण सिस्टम तो था लेकिन मेनली सिर्फ 3 वर्ण थे, वो भी प्रोफेशन के बेसिस पर थे, ठीक है, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ण, ठीक है। अगर फोर्थ भी यहाँ पे जोड़ दिया जाए शूद्र वर्ण, तो ये जो 4 वर्ण हैं, बेस मेन तो 3 ही थे, लेकिन फिर भी अगर शूद्र वर्ण, क्योंकि ऋग्वेद के लास्ट फेज में आ गया था वर्ण सिस्टम, तो जो सहायक होते थे सभी तीनों वर्णों के, उनको शूद्र वर्ण में रखा गया, और ये जो चारों वर्ण हैं ये ऑक्यूपेशन बेस्ड रखे गए, मतलब वर्ण चेंज करना पॉसिबल था, ठीक है। दे कुड एक्सचेंज द वर्ण, एक्सचेंज द वर्ण। उसके बाद कोई रिजिड कास्ट बेस्ड कास्ट नहीं थी बाय बर्थ, ठीक है। वुमेन इंजॉयड हाई स्टेटस, रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करती थी। दे कंपोज्ड वैदिक हाइम्स लाइक लोपा मुद्रा, घोषा, ये ऋग्वैदिक स्कॉलर्स नहीं है, फीमेल स्कॉलर्स, लोपा मुद्रा, घोषा। दे हैड राइट टू एजुकेट एंड असेंबलीज, मतलब वो असेंबलीज का हिस्सा बनने में और एजुकेशन में दोनों में पार्टिसिपेट करती थी। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, ना तो ऐसा है कि मेल फीमेल में कोई डिफरेंस होता था, और ना ही किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता था मेल्स के बीच में या फैमिलीज के आपस में बीच में, ठीक है। Then no practice of sati or child marriage was there. Family was patriarchal but women was respected. फैमिली वॉज पेट्रियार्कल का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर जो हेड ऑफ द फैमिली होते थे वो मेल होते थे, लेकिन वुमेन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है। अब बात करते हैं लेटर वैदिक सोसाइटी की। तो लेटर वैदिक सोसाइटी जो थी, इसके क्या फीचर रहे, मतलब 1000 से लेके 600 BCE में अब सोसाइटी में कैसा कैसा चेंज आएगा, थोड़ा माइंडसेट का चेंज देखना। अब सोसाइटी बिकेम स्ट्रेटिफाइड एंड हायरार्कियल। स्ट्रेटिफाइड मतलब ऐसे एक ये बहुत सारे लेवल बन गए, लेवल बन गए कैसे, अब बर्थ बेस्ड लेवल बन गए ये,
वर्णा सिस्टम बिकेम रिजिड एंड बर्थ बेस्ड। तो अब क्या हुआ, सबसे जो हायर लेवल पे कौन हो गए, ब्राह्मण, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्य एंड देन शूद्र। और ये तो हो गए सभी के हिसाब से, है ना। और अगर हम बात करें तो शूद्र के इक्वल लेवल, मतलब एक तरीके से सबऑर्डिनेशन ही किसका हो गया, विमेन का। अब देखो शूद्र और विमेन इन दोनों को इक्वल स्टेट पे क्यों रखा गया, ऐसा नहीं है यहाँ पे वो भेदभाव वाला, वो नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट मत समझना, इसको ऐसे समझो कि दोनों को ही, मतलब देखो वैसे तो इक्वालिटी ही होनी चाहिए, है ना, हम स्ट्रेटिफिकेशन को नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब बताती हूँ। शूद्र और वुमेन दोनों का इक्वल स्टेटस होने का यहाँ पे मतलब ये है कि दोनों की जो पोजीशन थी सोसाइटी में वो असिस्ट करने की पोजीशन थी, मतलब विमेन वुड असिस्ट इन देयर एक्टिविटीज, और जो शूद्र क्लास थी वो भी असिस्ट कर रहे थे सभी, है ना। तो इसीलिए दोनों को इक्वल स्टेटस कर दिया। शूद्राज एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिचुअल्स एंड एजुकेशन, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गया, जो शूद्र थे उनको रिचुअल्स और एजुकेशन से भी साइडलाइन कर दिया। उन कहा गया कि क्या कहा गया कि जो असिस्ट कर रहे हैं उनके लिए रिचुअल प्रैक्टिसेस कंपलसरी नहीं है, और जब कंपलसरी नहीं है रिचुअल प्रैक्टिस और एजुकेशन, तो उनको क्या करना चाहिए, असिस्ट करना है उनको, तो वो उसी काम में रहें, ठीक है। डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन एज वेल, रिस्ट्रिक्टेड रिलीजियस राइट्स, ठीक है, नो एक्सेस टू वैदिक एजुकेशन एंड पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। उसके बाद इमरजेंस ऑफ गोत्र सिस्टम, ये भी सोसाइटी में आया गोत्र बेसिस पर। अब विद इन द वर्णा भी गोत्र को प्रेफरेंस देने लग गए। उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी बढ़ने लग गई। इनइक्वालिटी तो होगी, यहाँ पे आपस में वर्ण बेसिस पर भी यहाँ पे इक्वालिटी हो गई, और जेंडर बेसिस पर भी इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ण सिस्टम था इसका जो सोशल रिजल्ट है वो बहुत नेगेटिव रहा, मतलब सोशली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, ठीक है। और अब वर्ण सिस्टम का हम इकोनॉमी में थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे, ठीक है। अब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ऋग्वैदिक इकोनॉमी कैसी थी, जो ऋग्वैदिक इकोनॉमी थी, ऋग्वैदिक जो लोग थे वो पेस्टोरल इकोनॉमी पर बेस्ड थे। पेस्टोरल मतलब पशु पालन करते थे वो, कौन सा पशु, मेनली काउ पालते थे, वो मेन फॉर्म ऑफ वेल्थ। और उसको ना सिर्फ वेल्थ पर्सपेक्टिव से, बल्कि अब देखो जितने भी नेचुरल फोर्सेस थे, जब जो लोग वायु को देवता मानते थे, जो लोग मतलब या फिर ये कहें हवा पानी मिट्टी हर चीज़ को जिन्होंने देवी देवता का नाम दिया, मतलब भूमि है ना, पृथ्वी देवी, सूर्य सूर्य देव, चंद्र चंद्र देव, वायु वायु से ही तो प्राण है हमारे अंदर, तो वायुदेव, जल तो जल से जल देव वरुण देवता, ठीक है। हर चीज़ को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। तो वो उस चीज़ को इंपॉर्टेंस कैसे नहीं देते जिससे उनके बच्चे पल रहे हैं, उनका घर पल रहा है ना, जो वेल्थ का भी एक तरीके से सोर्स है, काऊ, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता, क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ऋग्वैदिक पीपल थे कहीं ना कहीं दे शोड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर, जिस नेचर ने उनका पालन पोषण किया हो, जिस नेचर ने उनको रिसोर्सेज दिए हों, जिस नेचर के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वो जी रहे हैं, ठीक है, उसी नेचर को उसने नेचर के प्रति उन्होंने ग्रेटिट्यूड शो किया, उनको रिस्पेक्ट दी। आज हम लोग क्या कहते हैं, भाई जो वायु मिल रही है ये तो भाई हम पैदा हो गए, अधिकार है हमारा सांस लेना, हम इस धरती पे हैं, हमारा हमारा अधिकार है धरती पे चलना फिरना, हम जैसे मर्जी इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। चाहे पहाड़ नदी पर्वत कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमें जहाँ से बनाना होगा हम रास्ता बना देंगे वहाँ से। हमारे अंदर कोई ग्रेटिट्यूड है आज के टाइम पे, कोई नैतिकता कोई मोरालिटी है, नहीं है। यही रीज़न है इतने नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। जो जो वायु है अगर हम उसको ग्रेटिट्यूड शो करते तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते कि जो वायु हमें जीवन दे रही है और हम वायु को क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया। वही फिर पोल्यूटेड एयर हमें फिर जो इतनी सारी डिजीजेस दे के हम स्वागत करेंगे हमारा, ठीक है, फिर हमें जल्दी भेजेंगे इस दुनिया से, ठीक। तो कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड लोग थे, और जो जो नेचुरल एलिमेंट या जो भी सोर्स उनकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट था
उनकी लाइफ सर्वाइवल जिस जिस पर बेस्ड था उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। पेस्टोरल कम्युनिटी थी, काऊ को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। और एग्रीकल्चर का पार्ट थोड़ा कम था एज कंपेयर टू द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद लैंड ऑनरशिप जैसा कोई एविडेंस नहीं नजर आता, कोई टैक्सेशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आता, और ना कोई कॉइनेज थे, ठीक है। ऑनरशिप नहीं थी, पर्टिकुलर टैक्सेस नहीं कलेक्ट किए जाते थे, और कॉइन्स नहीं थे, ठीक है। बार्टर सिस्टम होता था, ज़रूरत की चीज़ों का आपस में लेन देन होता था। ऑनरशिप कंबाइन ऑनरशिप होती थी, सबका अधिकार है नेचर के ऊपर और सोर्सेज के ऊपर, ये माना जाता था। लेकिन हाँ, इसी चीज़ के लिए कभी कभी उन्होंने क्या किया है, ऋग्वेद में आपस में कबीले लड़ भी जाते थे इन्हीं नेचुरल सोर्सेज को पाने के लिए, ठीक है। बार्टर सिस्टम था, सिंपल टेक्नोलॉजी, आयरन वाज अननोन, ये ध्यान रखना, ऋग्वैदिक पीरियड में आयरन नहीं था, ठीक है, आयरन नहीं था। लेटर वैदिक इकोनॉमी कैसे चेंज हुई, अब एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग हो गया, एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग हो गया। याद करो हमने डिस्कस किया कि गंगेटिक प्लेन की तरफ मूवमेंट हुआ, क्यों, क्योंकि आयरन मिल गया यहाँ पे, एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन, कृष्ण आयास कहा जाता था। अब आयरन से क्या हुआ, इन्होंने फॉरेस्ट क्लीन किए, उसके बाद जो एक्सपांशन हुआ गंगा यमुना प्लेन रीजन में, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ गया, ठीक है। एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, इनकम बढ़ी, ठीक है। उससे उन्होंने क्या किया, जो अब जो सोसाइटी में जो हायर लेवल पे था, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि भाई अब मैं इसका ऑनर हूं, अब ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। इमरजेंस ऑफ लैंड ऑनरशिप, सरप्लस प्रोडक्शन लेड टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड बिगनिंग ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। ये जो बलि था यहाँ पे, ये किस में कन्वर्ट हो गया, भाग में कन्वर्टेड हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, बलि कन्वर्टेड इनटू भाग, भाग मतलब टैक्सेशन। और जब तक ये बलि था, ऋग्वैदिक में बलि है, बलि का मतलब था अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से ग्रेटिट्यूड शो करते हुए कुछ भी डोनेट करना, कुछ भी ऑफर करना, ऑफरिंग्स विलिंगली। और यहाँ पे भाग ये हो गया कंपलसरी, इसीलिए कहा गया कि बलि तो ग्रेटिट्यूड में दी जाने वाली ऑफरिंग्स थी, और भाग क्या है, ये टैक्स है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इंक्रीज्ड एंड यूज ऑफ प्लो एग्रीकल्चर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आयरन के प्लो यूज़ होने लगे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो एक तो एरिया इंक्रीज हो गया फॉरेस्ट को क्लीन करके, दूसरे जो लोहे के हल थे उनसे प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो टैक्सेशन ज़्यादा हुआ, टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हुआ तो उससे मिलिट्री पावर स्ट्रांग हो गई, मिलिट्री स्ट्रांग हो गई तो टेरिटरीज एक्वायर हुई, और इसी टेरिटोरियल एक्विजिशन ने आगे जाके क्या कर दिया, महाजनपदास का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो जन से, अब देखो ऋग्वेद में थे जन पॉलिटिकली, यहां हो गए जनपद, जन मतलब पीपल, पद मतलब टेरिटरी, ठीक है। और यही जनपद एक्सपांड हुए, तो एक्सपांशन के बाद कुछ जनपद क्या हो गए, फिर महाजनपदास। तो जनपद और महाजनपद का कॉन्सेप्ट कहाँ आया, लेटर वैदिक में, और जन कहाँ था, ऋग्वैदिक पीरियड में। क्लियर हुआ ये, चलो नेक्स्ट, पॉलिटिकल सिस्टम। तो ऋग्वैदिक पॉलिटिकल सिस्टम, ये ऋग्वेद में ट्राइबल बेस्ड एक पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है, ट्राइबल बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम था। और जो ट्राइबल हेड हुआ करते थे, उन ट्राइबल हेड के लिए राजन वर्ड यूज होता था, राजन कहा जाता था ट्राइबल हेड को, राजन, ठीक है। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, ये लाइन बिल्कुल दिमाग में रखना, ऋग्वेद में फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, सभी इक्वल हैं, उन इक्वल में सबसे पहला नाम जिससे शुरुआत होगी आगे पूरे कबीले की, वो हो गया राजन, ठीक है। और ये जो राजन होते थे इनको इलेक्ट किया जाता था,
इलेक्ट, राजन वॉज इलेक्टेड, ठीक है, उनके स्किल्स के बेसिस पर, उनकी एक्सपर्टीज के बेसिस पर उनको इलेक्ट किया जाता था। ही वॉज द प्रोटेक्टर, नॉट द एब्सोल्यूट रूलर, नो स्टैंडिंग आर्मी और ब्यूरोक्रेसी वॉज देयर, ठीक है। और उस टाइम पर इंपॉर्टेंट असेंबलीज थी। अब ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनके अलावा दो और थी, एक का नाम था गण और एक का नाम था विदत, ठीक है, गण और विदत, सभा और समिति। सो ये चार असेंबलीज हुआ करती थी डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। जो सभा होती थी, सभा, ये मेनली एल्डर्स की असेंबली होती थी, एल्डर्स, या फिर ये कहें कि जो एक्सपर्ट्स होते थे, स्कॉलर्स होते थे, उनकी असेंबली होती थी। समितिज जो होती थी, समिति, उनमें पूरी ट्राइब शामिल हो सकती थी, ठीक है, पूरी ट्राइब होती थी समिति में शामिल। किंगशिप वॉज नॉन हेरिडिटरी इन थियरी, तो इलेक्शन होता था तो नॉन हेरिडिटरी रहेगी। नो इलेबोरेट टैक्सेशन सिस्टम वॉज देयर। उसके अलावा अगर हम बात करें लेटर वैदिक पॉलिटिकल सिस्टम में, तो यहाँ पे टेरिटोरियल स्टेट्स का फॉर्मेशन हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, जनपद। जन मतलब पीपल, पद मतलब टेरिटरी, क्लियर। किंग बिकेम पावरफुल एंड डिवाइन, किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी। अब किंगशिप हेरिडिटरी क्यों हो गई, क्योंकि जो वर्ण सिस्टम था वही हेरिडिटरी हो गया था, वही बर्थ बेस्ड हो गया था। तो जब यही बर्थ बेस्ड हो गया तो किंग का राइट भी क्या कर दिया, बर्थ बेस्ड कर दिया। डिक्लाइन इन पावर ऑफ सभा एंड समिति, ठीक है। तो पहले तो सभा में कौन होते, एक्सपर्ट्स ज्यादा होते थे। अब एक्सपर्ट्स तो थे लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेता था, किंग। और समिति जिसमें पूरी पूरी क्लैन इकट्ठी होती थी, पूरी ट्राइब इकट्ठी होती थी, विमेन भी इकट्ठी होती थी, अब वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गई। रेगुलर टैक्सेशन लिया गया, जिसे क्या कहा गया, टैक्सेशन का नाम क्या था, भाग। ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब कंपलसरी टैक्सेशन जब कलेक्ट किया जाएगा तो एक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो बनाना पड़ेगा ना, तो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया गया, परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज सेक्रीफाइसेस होने लगे। अब अपने अपने नाम का यश बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए जो किंग होते थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े रिचुअल परफॉर्म करते थे। राजसूय यज्ञ हो गए, अश्वमेध यज्ञ हो गए, इस तरह से राइज ऑफ मोनार्की देखने को मिलती है। और सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर का सेंट्रलाइजेशन होने लगा, किसी एक ही जगह पे पावर सेंट्रलाइज हो रही है, उसके बाद उसके ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं इन ऑल डायरेक्शंस, जहाँ जहाँ उसकी टेरिटरी है वहाँ पर। तो ये हो गया ऋग्वेद का पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे काउ जो टर्म है, काउ जो थे, है ना, उन, क्योंकि वो वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के लिए थी, उनके पूरे जो है सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट था। तो ऋग्वेद के जो लोग थे ना, वो काउ से या गौ शब्द से ही बहुत सारे जो है नाम रखते थे, उसी पर बेस्ड बहुत सारी टर्म्स यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे गौ, ये काय के लिए इस्तेमाल, सॉरी काऊ के लिए इस्तेमाल होता था, गाय के लिए इस्तेमाल होता था। अघन्य, अघन्य का मतलब नॉट टू बी किल्ड, मतलब काऊ जो थी वो ऐसा एनिमल माना जाता था जिससे किल नहीं किया जा सकता, जो मारने के लिए नहीं है, ठीक है। इट इंडिकेट्स सेक्रेड स्टेटस ऑफ काउ एंड काउज वर नॉट स्लॉटर्ड। देन गव्युति, गव्युति ये डिस्टेंस के लिए वर्ड यूज होता था, गव्युति, ठीक है। वैसे इसका मीनिंग तो ये है कि जितने दूर तक काउस जो हैं वो जाती हैं चरने वरने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ठीक है, वो डिस्टेंस के लिए। लेकिन इसको इन जनरल लोग भी इस्तेमाल करते थे गव्युत वर्ड को, तो ये एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस के लिए यूज होता था गव्युत वर्ड। देन गोपा, गोपा का मतलब होता था, एक मतलब होता था इसका प्रोटेक्टर ऑफ काउ, और गोपा या गोपति का एक मतलब ये होता था
फैमिली का जो हेड होता था वो भी, ठीक है, काउहर्ड, लॉर्ड ऑफ द काउस, या फिर हम यहाँ पे लिखें हेड ऑफ फैमिली गोपा, हेड ऑफ फैमिली वॉज गोपा। उसके बाद गोमत, ठीक है, रिच इन काउस, जिसके पास बहुत सारी काउस हैं। तो जैसे अभी के टाइम पे लोगों के पास प्रॉपर्टी देखी जाती है, भाई कहाँ पे है, गांव में है, शहर में है, कितनी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोस्पेरिटी और वेल्थ होती है, मेजर करते हैं, वैसे ही गोमत। उसके बाद गोमेधा, ठीक है, काउ रिलेटेड ऑफरिंग्स देना, गोमेधा। सिंबॉलिक रिचुअल्स होते थे, नॉट रेगुलर काउ सेक्रीफाइस इन ऋग्वेदा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो डोनेशंस होती थी, ऑफरिंग्स होती थी, ये यहाँ पे जैसे वो कहते हैं ना सेक्रीफाइस करना, तो सेक्रीफाइस में ऐसे किलिंग नहीं होती थी, ऑफरिंग्स होती थी, दान होते थे। उसके बाद गोधुली, गोधुली मतलब जैसे अब गोधुली इसको टाइम के लिए यूज किया जाता है मेनली, और टाइम भी कौन सा, इवनिंग का टाइम, व्हेन काउज रिटर्न होम, ठीक है। जैसे बोलते नहीं गोधुली बेला में आपको जैसे पूजा पाठ करना चाहिए, या सबके अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। तो गोधुली प्रॉपरली वैसे यूज होता है इवनिंग टाइम के लिए, ठीक है, जब सनसेट का टाइम हो रहा होता है और गाय वगैरह हैं जो चर के अपने घर वापस आ रही होती हैं, तो जब वो आएंगी रास्ते में तो धूल उड़ेगी, डस्ट है ना, तो उसी को माना जाता था कि अब ये सनसेट वाला टाइम है, गोधुली का टाइम है। उसके बाद गोघना या गोघन, ये गेस्ट के लिए यूज होता था, ठीक है, लिटरली वन फॉर हुम अ काय इज किल्ड, अर्लियर हॉस्पिटैलिटी टर्म लेटर सिंबॉलिक। इसमें भी किल यहाँ पे मारना नहीं है, एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, मतलब अब कोई गेस्ट आएगा उसको खाना पीना तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे, है ना, तो दूध दही जो भी उनके पास खाना पीना हुआ करता था, तो ज़्यादातर चीज़ें किससे मिलती थी, काऊ से ही मिलती थी, ठीक है। और गेस्ट को स्वागत करने के लिए उनको अच्छी अच्छी चीज़ बना के खिलाई जाती थी। तो यहाँ पे किल्ड वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहिए काउ प्रोडक्ट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स, काउ मिल्क प्रोडक्ट्स सर्व्ड, ठीक है। उसके बाद गोशु, तो अमंग काउस यूज्ड इन द मेटाफर्स फॉर वेल्थ एंड अबेंडेंस, तो जिनके पास बहुत ज़्यादा अबेंडेंस हो उनके लिए। फिर गोयुधा मतलब जैसे या इसको गवेषणा भी बोलते थे, कैटल रेड या कैटल वॉर। उसके बाद गोष्ठी, मतलब गोष्ठी का मतलब होता है असेंबली, तो देखो अभी कई बार तो ये वर्ड आपने सुना होगा संगोष्ठी, इस तरीके के वर्ड सुनते हैं ना, संगोष्ठी का मतलब क्या होता है, साथ में बैठ के कोई एक असेंबली हो, मीटिंग हो। तो यहाँ पे किसकी असेंबली होती थी, काउ हर्ड्स की असेंबली, सोशल गैदरिंग वी कैन से। एंड गविशनी, गविशनी मतलब डिजायर टू ऑब्टेन काउ, ठीक है, तो ये भी मेनली बैटल के लिए यूज होता था। गोपथ मतलब ये रास्ते के लिए, रूट के लिए इस्तेमाल होता था, पथ, गोपथ रूट एंड ग्रेजिंग ट्रैक्स। तो इन जनरल टर्म्स गोपथ वाज यूज्ड फॉर द रूट्स। देन गोधन, गोधन मतलब वेल्थ इन काउस। अब हम पढ़ेंगे, अब देखो हमने काउ से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स पढ़ ली, तो मैच द फॉलोइंग में वो आने के कुछ चांसेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेद से रिलेटेड उपवेदा और उनका मेन सब्जेक्ट क्या था, ठीक है। तो जैसे ऋग्वेद हुआ, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे कहा जाता है स्थापत्य या शिल्प वेद, ठीक है। अब कुछ जगह पे मैं आपको बता देती हूँ, जो ऋग्वेद है वो और अथर्ववेद, इन दोनों का डाउटफुल डेटा आता है। कभी कभी ऋग्वेद से जोड़ दिया जाता है अथर्ववेद को, और सॉरी आयुर्वेद को, और अथर्ववेद को जोड़ दिया जाता है शिल्प वेद से। लेकिन अभी आपको क्या फॉलो करना है, ऋग्वेद शिल्प वेद के लिए जाना जाता है, शिल्प वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इसमें आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, स्कल्पचर आ जाएगा। उसके बाद सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, गंधर्व ये म्यूजिक, डांस और परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, धनुर्वेद मतलब मिलिट्री साइंस, वॉरफेयर, आर्चरी। और अथर्ववेद में का उपवेद है आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा में क्या है, मेडिसिन, हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी या लॉन्गेविटी।
तो इसमें आ जाएगा योगा, मेडिटेशन और जो हमारी लाइफ को कैसा बनाए, अच्छा हेल्दी बनाए, लॉन्ग लिव्ड लाइफ हो उसकी, ऐसा। अब एक टर्म आती है वेदांग, वेदों के अंग, वेदांग, ठीक है, जो वेद तो नहीं है लेकिन वेदों से जुड़े हुए हैं, ठीक। अब जैसे ही हम ये 6 नाम पढ़ेंगे ना, इनका मीनिंग भी समझाऊंगी, आपको सही से समझ में आएगा। द वेदांगास डिस्क्राइब द साइंसेस रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द वेदास। ये जो 6 नाम है ना, ये 6 नाम क्या है, ये वेदों की साइंस को डिफाइन करते हैं। ये वेदों को किस तरीके से समझना है, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं, और कैसे अप्लाई करना है वो समझाते हैं। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं, जैसे कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्ति भी लिख सकते हैं, निरुक्त भी लिखते हैं, छंद और ज्योतिष, ठीक है। आई रिपीट, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। कल्प क्या होगा? कल्प में रिचुअल्स जो परफॉर्म हुआ करते थे, उनकी डिटेल्स हुआ करती थी, क्या फॉर्मूला होगा, क्या प्रोसीजर होगी, मतलब क्या प्रोसेस होगी किसी भी रिचुअल परफॉर्मेंस की, तो वो है कल्प में। शिक्षा का मतलब है कि जो वैदिक मंत्र हैं उनको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाए, ठीक है। जैसे ऋग्वेद में शिक्षा सूक्त भी था, तो प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर हो, उसके लिए शिक्षा वेदांग है। उसके बाद व्याकरण, कि वेदों को समझने के लिए जो वेदों की व्याकरण है, या फिर जो उसकी लैंग्वेज की जो व्याकरण है, उसका ज्ञान होना चाहिए ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है। उसके बाद निरुक्त या निरुक्ति, ठीक है। तो जो निरुक्त है, ये एक तरीके से जो वेद हैं, उन वेद में किस तरीके की साइंस इस्तेमाल की गई है, ठीक है, उसका क्या, उसका मतलब क्या उसका प्रोसेस होगा, क्या उसका आउटकम होगा, जैसे हम कहते हैं लॉजिकल पार्ट ऑफ द वेदास, ठीक है। उसी तरीके से छंद, छंद ये एक, जैसे हम बहुत बार सुना है, कोई भी कविता या छंद हम पढ़ते हैं, तो जो सूक्तियां हैं, जो मंत्र हैं, उनको छंदों में पढ़ना, ठीक है। और ज्योतिष, जो वैदिक नॉलेज है उसका एस्ट्रोनॉमी में या एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल करना, यूज करना। तो ये हो गया, ये हो गए इसके 6 वेदांग, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहां तक हमारा वैदिक, लेटर वैदिक दोनों चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है उसमें क्या क्या कवर होगा? एक तो एंशंट, पूरे एंशंट पीरियड में जो हम पढ़ते हैं षड दर्शन, ठीक है, 6 फिलोसफीज ऑफ हिंदुइज्म, वो 6 फिलोसफीज वाला टॉपिक है, षड दर्शन जिसे कहा जाता है, ठीक है। 6 दर्शन है यहाँ पर, और जो जो सबसे लास्ट, जो 6th जो दर्शन है, 6th है, उसको कहा जाता है वेदांत। तो वेदांत की जो कैटेगरीज हैं वो भी हम अभी कवर कर लेंगे। तो ये जो आपका लेक्चर है, इसमें वैदिक, लेटर वैदिक और फिलॉसफी, ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको पढ़ो। अब देखो इस पूरे टेबल में कौन कौन सी कैटेगरीज पे मेनली फोकस करना है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बनेगा अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो, और इतने से ही काम चल जाएगा। मतलब फिलोसफिकल स्कूल और उसके फाउंडर, बस। अगर पूरी टेबल नहीं याद करो, ये जितने भी कॉलम्स बने हैं 4-5, नहीं याद हो छोड़ दो, ठीक है। क्या याद करना है? फिलोसफिकल स्कूल, उसके फाउंडर का नाम बस ऐसे रट लेना। मैच द फॉलोइंग में यही पूछा जाएगा। रेयर केस होगा कि वो इधर जो बाकी के कॉलम हैं इनको टच करे, ठीक है। अब यहाँ पे रख तो दिए टेबल में सारे, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन यहीं तक बन जाएगा आपका। तो
एक एक फिलोसफिकल स्कूल को पढ़ते हैं, है ना। अब समझ तो सारा ही लो। जैसे न्याय, जो न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसके फाउंडर रहे गौतम ऋषि। ठीक है, ये ऋषियों के काम है ये फाउंडर। तो इनके जो फाउंडर रहे वो थे गौतम ऋषि। उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा, जो लिटरेचर उन्होंने तैयार किया उसका नाम था न्याय सूत्र। अब न्याय है मतलब जस्टिस। जस्टिस में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में? हम कहते हैं एविडेंसेस के बेसिस पर, प्रूफ के बेसिस पर, लॉजिकल रिसर्च के बेसिस पे जो वकील वगैरह हैं वो क्या करते हैं, प्रूफ इकट्ठे करते हैं और फिर प्रूफ के बेसिस पे फिर जस्टिस दिया जाता है। वही यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है। तो जो न्याय फिलॉसफी है वो क्या किस पर बात करती है? वो कहती है हम लॉजिकल बात करते हैं। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी और लॉजिक। तो ये लॉजिकल बेस्ड फिलोसफिकल स्कूल है। ये क्या कहते हैं, ये गॉड के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ नॉलेज या प्रमाण, तो परसेप्शन की बात करते हैं, इन्फेरेंस, कंपैरिजन और टेस्टिमनी। आप इसको इजी वे में कैसे याद रखोगे? आप इसको ये याद रखो, जो लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू ये एक्सेप्ट कर ले कि गॉड है, ठीक है, तो वो न्याय स्कूल है। ठीक है, और ये कहते हैं कि हमें लिबरेशन कैसे मिलेगा? अगर हम सही नॉलेज को गेन कर लेते हैं तो हमारे लिए लिबरेशन या मोक्ष पॉसिबल है। ठीक है, और इनकी की टर्म्स क्या है? देखो, ये यूपीएससी या फिर ये सभी पीसीएस, मैं यहाँ पे कहूँगी ऑल पीसीएस को कवर करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल और डिबेट के थ्रू जो इस चीज़ को प्रूव करे कि गॉड का एग्जिस्टेंस है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो न्याय में क्या क्या टर्म याद करनी है? गौतम ऋषि, न्याय सूत्र, लॉजिकल थिंकिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड, सेल्वेशन या मोक्ष थ्रू द राइट नॉलेज, दैट्स इट। उसके बाद वैशेषिक। वैशेषिक, ठीक है, ये कणद ऋषि की थ्योरी है और वैशेषिक सूत्र इन्होंने लिखा। ठीक है, एटोमिस्टिक रियलिज्म, ये वैशेषिक के लिए एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। यहाँ से क्वेश्चन कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सा फिलोसफिकल स्कूल एटम बेस्ड थियरी को मानता है। ठीक है, एटम थियरी पर बेस्ड है। इसका मानना ये है कि हम जितने भी जो भी लिविंग थिंग्स हैं सभी के सभी किससे बने हुए हैं? हम एटम से बने हुए हैं। ठीक है, पूरा जो लाइफ है, पूरा जो यूनिवर्स है वो एटम्स के जुड़ने से बना हुआ है। ठीक है, ये भी गॉड को एक्सेप्ट करते हैं। बस ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस ये याद रखो एटम बेस्ड थियरी है इनकी। कणद ऋषि की थियरी है, वैशेषिक सूत्र है, नॉलेज ऑफ कैटेगरीज, एटोमिज्म, पदार्थ। ठीक है, उसके बाद सांख्य। सांख्य ये कपिल मुनि ने बनाया था। ये कपिल मुनि या कपिल ऋषि जो थे, मुनि का मतलब भी क्या होता है? ऋषि होता है। सांख्य कारिका ये इनका लिटरेचर है। ये डुअलिज्म को मानते हैं। डुअलिज्म मतलब दो चीजों का अस्तित्व मानते हैं, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। तो इसने कहा कि न्याय जो फिलॉसफी थी वो लॉजिक पर बेस्ड थी, वैशेषिक एटमिस्टिक एनर्जी वो थ्योरी है, सांख्य जो है वो पुरुष और प्रकृति को मानता है। वो कहता है कि जो जीवन है ना पृथ्वी पर, उसमें दो चीजों का रोल है, एक है पुरुष तत्व और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति यहाँ पे क्या हो गई? प्रकृति का मतलब हो गया यहाँ पे जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, है ना, 5 तत्वों से मिलकर जिनसे हम बने हैं वो। और पुरुष तत्व उसमें क्या है? सोल इज द पुरुष तत्व। तो सांख्य कहता है, सांख्य दर्शन क्या कहता है कि हम पुरुष और प्रकृति से बने हैं। और ये इसीलिए ये क्या कहता है? गॉड नहीं है, सब कुछ किस पर आधारित है? ये सब कुछ नेचर के अपने लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, और कैवल्य की बात करता है, जब ये कहता है कि जब हम पुरुष तत्व और प्रकृति दोनों के बारे में सही से समझ जाएं,
हम किसी भी चीज़ को ये ना सोचें कि ये कोई ऊपर है, कोई गॉड है, वो हमारी चीज़ों का लेखा जोखा रख रहा है, वो नहीं। हमें अपनी लाइफ को खुद ही इतना बैलेंस करना होगा, ये मानना होगा कि जो प्रकृति तत्व हैं हमारे अंदर, वो प्रकृति में ही रह जाएंगे। 5 एलिमेंट्स विल रिमेन इन द प्रकृति। और जो पुरुष तत्व है आत्मा, वो पुरुष में विलीन हो जाए, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिगुण की बात करता है, बस ये टर्म याद रखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। देन योग, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं इसको, उत्तर मीमांसा। योग, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। योग, ये पतंजलि इसके फाउंडर रहे, योग सूत्र उनका लिटरेचर रहा। प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन्ड लाइफ के बारे में ये बात करते हैं। योगा के थ्रू बॉडी और सोल दोनों को ट्रेन करने की बात करते हैं। मेडिटेशन, योगा, इनके थ्रू ये गॉड को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और समाधि, मोक्ष कैसे? समाधि यहाँ पे शरीर का किसी एक जगह पे स्थिर हो जाना नहीं, यहाँ पे मन और बुद्धि का एक जगह स्थिर हो जाना समाधि होता है। ठीक है, और ये अष्टांग योग की बात करते हैं। उसके बाद पूर्व मीमांसा। ये जो पूर्व मीमांसा है, मीमांसा का मतलब है यहाँ पे उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद से पहले, पूर्व मतलब पहले, उपनिषद से पहले मेनली क्या है? वैदिक रिचुअल्स हैं मेनली। उपनिषद जब आए तो उन रिचुअल्स की फिलॉसफी की बात हुई, लेकिन उपनिषद से पहले तो सारा ध्यान रिचुअल्स पे था, वैदिक मंत्रों पे था, है ना। पूर्व मीमांसा के जो प्रोपाउंडर हैं वो थे जैमिनी। फिर जो कोर फिलोसफी है वो रिचुअलिज्म और धर्म पर आधारित है, मतलब जो भी अनुष्ठान रिचुअल्स होते थे उन पर बेस्ड है। ठीक है, नो क्रिएटर और गॉड। देन ये किस चीज़ की बात करते हैं? ये कर्म पर आधारित। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिचुअल परफॉर्मेंसेस है ना, नेचुरल फोर्सेस, या जो वैदिक नॉलेज थी, जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनमें बिलीव करना, और लाइफ में बिलीव करना, लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करना। लाइफ आफ्टर डेथ ही क्या है कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नर्क में जाएगा, मतलब इस बात पर यकीन करना कि शरीर छूटने के बाद भी जो सोल होती है उसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जो सोल होती है वो किसी दूसरी दुनिया में जाके रहती है, और दूसरी दुनिया स्वर्ग भी हो सकता है और नर्क भी हो सकता है। तो कहाँ जाना चाहिए, किसके लिए हमें एफर्ट लगाने चाहिए? तो देखो, कुछ फिलॉसफी हमने ऐसी पढ़ी जो सेल्वेशन की बात करती है, मोक्ष की बात करती है, और पूर्व मीमांसा किसकी बात कर रही है कि दूसरे लोक में तो जाना ही है, और दूसरा लोक क्या होना चाहिए? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए एफर्ट लगाने चाहिए। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा? रिचुअल्स परफॉर्म करने होंगे। सिक्स्थ जो दर्शन है, फिलॉसफी, दैट इज उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा मतलब फिलॉसफी या उसके बाद का टाइम, और उसी को वेदांत भी कहते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, जो हमने वैदिक लिटरेचर पढ़ा था जिसमें हमने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद पढ़े थे, उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं। ठीक है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद आर नोन एज वेदांत, वेदों के अंतिम लिटरेचर। ठीक है, वेदांत, और यही उत्तर मीमांसा भी है, और इसके फाउंडर थे बदरायण, और ब्रह्म सूत्र इन्होंने लिटरेचर लिखा था। इन्होंने कहा कि ब्राह्मण इज अल्टीमेट रियलिटी, ब्राह्मण मतलब क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, सुप्रीम गॉड को एक्सेप्ट करना, और इन्होंने कहा कि हमें एफर्ट लगाने चाहिए मोक्ष के लिए थ्रू नॉलेज। क्लियर, और अद्वैत और द्वैत ये इसके पार्ट हैं। अब देखो 6 दर्शन हो गए। 6 दर्शन कौन कौन से? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये तो 6 दर्शन हो गए। अब हम पढ़ेंगे जो 6th दर्शन हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर, वेदांत। वेदांत की डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे। चलो वेदांत की कैटेगरीज पढ़ते हैं। तो वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो उसी के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं और फिलोसोफर्स रहे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे आदि गुरु शंकराचार्य की।
आदिगुरु शंकराचार्य की फिलॉसफी थी अद्वैत वेदांत। ठीक है, अभी इसका मतलब समझाऊंगी। अद्वैत वेदांत, और उनका कोर आइडिया था कि एब्सोल्यूट नॉन डुअलिज्म, ओनली ब्राह्मण इज रियल। ठीक है, व्यू ऑन ब्राह्मण आत्मन वर्ल्ड, ब्राह्मण अलोन इज रियल, ब्राह्मण मीन्स द सुप्रीम सोल, आत्मन या ब्राह्मण वर्ल्ड इज मिथ्या। ठीक है, अब देखो इसको समझो। अद्वैत मीन्स, देखो द्वैत का मतलब होता है टू, अ मीन्स किसी चीज को नकारना, दो नहीं है। ठीक है, अद्वैत को ही हम क्या कहते हैं? नॉन डुअल। दो नहीं एक हैं, अद्वैत दो नहीं एक हैं। ठीक है, अब दो नहीं एक है मतलब, तो हमने पहले दो किसको माना? एक सुप्रीम गॉड और दूसरा ह्यूमन। तो वो क्या कहते हैं कि दिखते दो हैं, हम मानते हैं कि एक गॉड है एक हम हैं, हम दो नहीं, वी आर द पार्ट ऑफ दैट गॉड, लेकिन ये रियल है और हम टेम्परेरी हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, ब्रह्म ही पर, मतलब अल्टीमेटली यही ट्रुथ है, यही एग्जिस्ट करेगा। इन्हीं के पार्ट से हम यहाँ पर बने हैं, इन्हीं के अंश से हम यहाँ बने हैं। वी आर द पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम सोल। ठीक है, ह्यूमन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है टेम्परेरी बेसिस पे, कुछ क्षण भर के लिए हम इस दुनिया में आते हैं। ये कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, जो सोल फैक्टर हमारे अंदर है, जो किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है, दैट इज परमानेंट। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये इनकी थ्योरी थी। तो ये हो गए आदि गुरु शंकराचार्य, जो कहते हैं दो नहीं एक है, और दोनों, और इनमें से जो गॉड है दैट इज रियल, सिर्फ गॉड ही रियल है। उसके बाद रामानुज आचार्य। ठीक है, रामानुज आचार्य, इनकी थ्योरी का नाम है विशिष्ट अद्वैत वेदांत। विशिष्ट रूप से अद्वैत है, अद्वैत का मतलब दो नहीं है, एक है। विशिष्ट रूप से एक हैं, दो नहीं है। ठीक है, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म विद एट्रीब्यूट्स। अब ये भी नॉन डुअलिज्म था शंकराचार्य जी की थ्योरी, ये भी नॉन डुअलिज्म है, लेकिन ये क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म की बात करता है। अब इसका मतलब क्या है? ब्रह्मन इज रियल विद सोल एंड मैटर एज एट्रीब्यूट, वर्ल्ड इज रियल। इनका कहना ये है कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी रियलिटी है। ठीक है, हम उसी के हिस्से हैं, है ना? ये जगत भी उन्होंने ही बनाया है, हम दोनों एक ही हैं और दोनों विशिष्ट रूप से एक हैं, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। ठीक है, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, ब्राह्मण इज रियल और वर्ल्ड इज ऑल्सो रियल। देन माधवाचार्य, माधवाचार्य की थ्योरी है द्वैत वेदांत। द्वैत मीन्स दो, डुअलिज्म, डुअल। ठीक है, कंप्लीट डुअलिज्म, गॉड एंड सोल। इन्होंने कहा दो नहीं एक नहीं है, दो हैं। गॉड अलग हैं, हम अलग हैं। गॉड कौन? ब्राह्मण एंड आत्मन आर इटरनली डिफरेंट, वर्ल्ड इज रियल, ये वर्ल्ड रियलिटी है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। गॉड इज सुप्रीम वन। ठीक है, हम इंसान हैं, उनकी कृपा के अधीन हैं, वी आर द सबऑर्डिनेट एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन द गॉड। ये कहा माधवाचार्य जी ने। उसके बाद निम्बकाचार्य, निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य, द्वैत अद्वैत। अब यहाँ पे द्वैत मतलब दो, अद्वैत मीन्स नॉन डुअल, मतलब ये क्या कह रहे हैं? दो हैं लेकिन दो होकर भी एक हैं। तो क्या कह रहे? साइमल्टेनियस डिफरेंसेस एंड नॉन डिफरेंस, मतलब एक ही समय पर हम ये कह सकते हैं कि हम दो अलग अलग हैं। जो सुप्रीम सोल है वो अलग है, ह्यूमन सोल इज डिफरेंट है,
लेकिन फिर भी एक पॉइंट पर आकर दोनों एक हो जाते हैं। जैसे सोल एंड दैट वर्ल्ड आर बोथ डिफरेंट। यहाँ पे सोल गॉड के लिए है, वर्ल्ड मीन्स हमारे लिए ये दोनों अलग हैं, लेकिन नॉन डिफरेंट फ्रॉम द ब्रह्मन। हम ईश्वर से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अलग होकर भी हम एक हैं, क्योंकि हम उसी की क्रिएशन हैं। ठीक है, तो ये निम्बार्क आचार्य जी कहते हैं कि द्वैत अद्वैत, डुअलिज्म नॉन डुअलिज्म। ठीक है, दो अलग होकर भी एक हैं ऐसे। देन वल्लभाचार्य कहते हैं शुद्ध अद्वैत, शुद्ध रूप से अद्वैत। अद्वैत मतलब नॉन डुअल, नॉन डुअल मतलब एक, दोनों को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं। शुद्ध रूप से अद्वैत, प्योर नॉन डुअलिज्म, विदाउट माया, कि कोई माया नहीं है। द वर्ल्ड इज रियल एंड वी आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट गॉड, नो इल्यूजन। जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म ने अपनी एनर्जी से ये पूरी वर्ल्ड बनाया है। ठीक है, और ये जो पूरा वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे फिजिकल फॉर्म से बोलते हैं ये इसका ये नाम है, ये इसका नाम है, ये इस पोस्ट पे है, ये इस पोस्ट पे है, राइट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की या स्पिरिचुअल लेवल पे अगर बात की जाए तो वो क्या कहते हैं कि हमारा एक मेन सोर्स है द सुप्रीम गॉड एंड वी ऑल आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट गॉड। उनकी ही एनर्जी के हिस्से हैं हम सभी। तो हम बहुत सारी सोल्स हैं और हम सब सोल्स का सोर्स क्या है? गॉड है। तो हम विशुद्ध रूप से प्योर सेंस में नॉन डुअलिज्म है। ठीक है, नाउ चैतन्य महाप्रभु आपको याद हो, हमने जब भक्ति सूफी पढ़ा था तो बंगाल में हमने पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु के बारे में। उन्होंने अचिंत्य भेद अभेद ये फिलॉसफी दी। अचिंत्य भेद अभेद, इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस। मतलब इस तरीके से दोनों के अंदर भेद है और भेद नहीं है। भेद मतलब डिफरेंस और अभेद मतलब डिफरेंस ना होना। ठीक है, भेद मतलब डिफरेंस और अभेद का मतलब नो डिफरेंस, मतलब वननेस, कि आपको दिखेंगे दो अलग अलग लेकिन दोनों का मूल रूप एक है। जब भक्ति पढ़ रहे थे तो मैंने कहा, एग्जाम्पल दिया था जैसे राधा और कृष्ण। ठीक है, तो उसमें क्या कहा था, अगर हम सब सोल हैं तो हम सब का मूल जो तत्व है वो तो एक ही है, बशर्ते हर इंसान अपने सोल के या अपनी रियलिटी को सेम लेवल पर, सेम स्टैंडर्ड पर आइडेंटिफाई कर ले। मान लीजिए दो डिफरेंट पर्सन है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं। ठीक है, दोनों ही सुप्रीम सोल की एनर्जी से बने। दोनों अगर ज्ञान से एक ही लेवल को अचीव कर लेते हैं स्पिरिचुअली, तो दोनों का मूल तत्व क्या हो गया? एक हो गया। दोनों में कोई भेद है ही नहीं, दोनों में वननेस है, अभेद हो गए। और भेद क्या है कि फिजिकल फॉर्म में हमें दो दिखाई दे रहे हैं, जैसे राधा और कृष्ण, वो देखने से दो अलग लगते हैं लेकिन मूल रूप में कहा जाता है स्पिरिचुअली दोनों एनलाइटनमेंट में दोनों ही सेम स्टेट पे थे, इसीलिए दोनों एक ही थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे के मन के हिसाब से ही काम करते थे। दोनों की एनर्जी एक हो गई थी लेकिन दिखते थे कैसे? दो। उसी तरीके से आप राम और कृष्ण का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो वहां पर भी क्या देखा जाता है कि दोनों स्पिरिचुअल लेवल पे, एनलाइटनमेंट के लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे, दोनों अपने अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग दोनों का लेवल एक ही था। ठीक है, और दो अलग अलग थे और दोनों एक ही थे। तो सोल इज बोथ वन एंड डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण इन एन इनकॉम्प्रिहेंसिबल वे। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं राधा कृष्ण और ये। यहाँ पे मेनली किसके बारे में बताया जाता है? सोल। अब इसको कैसे समझो, इसको ऐसे समझिए, किसी भी धर्म में हो आप, सभी रिलेट करना अपने अपने अकॉर्डिंग। कोई एक ह्यूमन बीइंग स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा एनलाइटेड हो जाए, इतना ज़्यादा एनलाइटेड हो जाए कि वो जिसकी भक्ति करता है ना, जिसको फॉलो करता है, आपको उस इंसान में वही स्वरूप देखने को मिल जाए।
ठीक है, मतलब जो संत हैं उनके अंदर आपको वही स्वरूप, उनका व्यवहार, है ना, सब कुछ वैसा ही महसूस होने लग जाए जिस ईश्वर की वो भक्ति करते हैं। मतलब वो अपने ईश्वर की भक्ति करते करते ऐसे हो गए कि उनमें और उनके ईश्वर में कोई फर्क ही नहीं बच गया, दोनों एक ही हो गए, वननेस। और डिफरेंट भी हैं क्योंकि दोनों अलग हैं, एक सोल, एक गॉड है और एक ह्यूमन फॉर्म में है, वर्ल्ड फॉर्म में है। ठीक है, सोल इज बोथ वन एंड डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण इन एन इनकॉम्प्रिहेंसिबल वे। तो ये वेदांत की 6 फिलॉसफी हो गई, तो एक बार इनको रीड कर लेना। आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत, माधव आचार्य का द्वैतवाद, निम्बार्क आचार्य का द्वैत अद्वैत, वल्लभ आचार्य का शुद्ध अद्वैत और चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदा भेद। ठीक है, उसके बाद भास्कर आचार्य, भास्कर आचार्य का भेद अभेद, वही भेद अभेद को इन्होंने माना, डिफरेंस नो डिफरेंस। और उसी तरीके से यमुनाचार्य, इन्होंने भी प्रिकर्सर टू विशिष्ट अद्वैत। तो ये दोनों अलग थियरी नहीं है, ये फॉलोअर हैं। भेद अभेद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उन्हीं के फॉलोअर हैं यहाँ पे। तो भास्कराचार्य भेद अभेद वेदांत, डिफरेंस नॉन डिफरेंस, वर्ल्ड इज रियल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्राह्मण। कोई भेद है लेकिन फिर भी वननेस है, बिकॉज वी आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉड। सिमिलरली विशिष्ट अद्वैत को फॉलो किया यमुनाचार्य ने। तो जो पहले जो हमने 6 पढ़े हैं, आपको बेसिकली उन्हीं को 6 को याद करना है। ये 2 फिर बाद में तो वही फॉलोअर हैं, तो उनको भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। तो आज वाले टॉपिक में हमने वैदिक, लेटर वैदिक, उसके बाद हिंदू फिलॉसफी, वेदांत, षड्दर्शन, ये सब कंप्लीट कर लिया है। तो इसको याद कर लेना, बिल्कुल टिप्स पे कर लेना इसको। इसके बाद जो टॉपिक आपको मिलेगा वो बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों की फिलॉसफी और महाजनपद, उनकी कैपिटल्स के नाम। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।